गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमपीपीएससी के लालो लालिए ज्वाइन करें सेशन को सभी लोग। सेशन को ज्वाइन करें सभी लोग और वॉइस बताएं, वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? नमस्ते नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सर मेरा डीपीएस से रिलेटेड डाउट था, विशाल अभी पूछ लेना लास्ट में, है ना, क्लास के बाद। AR के यस सर, चलिए जी सर। आ रही कोई इशू तो नहीं? चलिए स्टार्ट करें, ऑलरेडी लेट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के कारण से। यस सर प्रॉपर, है ना विशाल? जो डाउट ले लेंगे, है ना, आप निकाल के रख लिए। जिन जिन लोगों को जो डाउट्स आता है ना, वो राइट डाउन कर लिया करो कॉपी में, और जैसे क्लास में खत्म करता हूं तो आप पूछ लिया करो, है ना, उसको अपन डिस्कस कर लिया करेंगे। डोंट वरी, गलत नहीं पढ़ना है, जो भी आगे उसको अपन रेक्टिफाई करेंगे, है ना। चलिए अब विदाउट एनी डिले, कल जहां तक है मैंने आपको बताया था जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस की कितनी कैपेसिटी है, वेयर हाउस के लिए कौन सा लॉ। सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हाँ अब नेहा यही होगी, रेगुलर क्लास है ना, यूट्यूब पर नहीं होगी अब। सारी क्लासेस आपको यहीं पे ऐप पर ही मिलेगी, है ना। ये सारे का सारा यदि अपन बात करेंगे, वेयर हाउस के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है आपका हस्बेंड्री या पशुधन। और आपको पता है कैटल्स के मामले में या पशुधन के मामले में मध्य प्रदेश क्या है, अग्रणी राज्यों में से एक है। अनम गुड मॉर्निंग, सुजाता गुड मॉर्निंग, कल नहीं थे सुजाता आप, है ना। सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। चलिए अब फोकस करते हैं अपन अपनी क्लास पर, है ना। अच्छा सुजाता, एक आंसर नहीं है, बता देना कौन सा। जो दो नहीं थे वो मैंने कर दिया, अगर बाय मिस्टेक, क्योंकि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देता हूं तो कई वो हो सकता है आंसर भी गलत लग जाता है या कोई डिमेरिट्स आ जाती है, तो उसको अपन रेक्टिफाई करेंगे, डोंट वरी। आफ्टर द क्लास आप लोग कंसल्ट करेंगे, है ना। आफ्टर द क्लास जो भी जो डीएसपी डेली प्रैक्टिस सीट है उसमें जो इश्यू आ रहा है वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके चलो मैं देखता हूँ सुजाता, है ना। चलिए पशुधन की यदि अपन बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था, मध्य प्रदेश क्या है, यदि अपन बात करेंगे कैटल्स के मामले में, चौपायों के मामले में, पशुओं के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे मामले में, अगर अपन बात करें अंडर रैंक है यदि अपन बात करेंगे। इसमें मैंने दो तरह के इसलिए, एक पशु वृद्धि की दर से 4th नंबर और पशुधन की दृष्टि से यदि अपन बात करेंगे तो दोनों डायमेंशन अपन पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि पशुधन भी अपन बात करेंगे, हस्बैंडरी, गुड मॉर्निंग, हस्बैंडरी भी यदि अपन बात करेंगे तो ये क्या है, एक तरह का एलाइड या सब्स्टिट्यूट प्रोग्राम है, किसका? एग्रीकल्चर का। तो इसमें यदि अपन बात करेंगे तो इसके लिए क्या किया गया है, एक बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड का नाम है, यदि अपन बात करेंगे, गौपालन एवं पशुधन संवर्धन। कब बनाया गया? 2004 में। अब देखो यहाँ पे ये टर्म पकड़ना, वृद्धि दर से तात्पर्य है अर्थात, चलिए मुझे फटाफट ये कमेंट्स करके बताइए कि जो पशु जनगणना होती है, सॉरी जनगणना नहीं बोलेंगे, पशु गणना होती है, कितने सालों में होती है? जय श्री महाकाल, है ना, वाहेगुरु दी जय, ठीक है, आमीन। सभी लोग अपने क्या है, आराध्य हैं। और रैंक है वो सभी बुक में अलग दे, है ना। सर वो गलत दे रखा है, जितनी भी बुक है ना, मैंने कल आपको, शायद आप रेगुलर नहीं थे, मैंने कहा था, इसलिए ऑनलाइन रहने का यही फायदा होता है ना। बहुत सारी क्या सभी बुकों में गलत है, सभी ने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन मैंने जो रैंक बताया एसडीजी का, बेसिकली याद रखना वो ऑथेंटिक है, उसमें कहीं से कहीं तक मतलब एक पैनी, एक लिटिल बिट भी क्या है, डाउट नहीं है, 100 नहीं 1001% सही है एसडीजी का। मतलब क्या हुआ है, मैंने बताया ना, मार्केट में जैसी कोई नई चीज आई सभी ने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो परिणाम यही हुआ कि सभी के जितने भी डाटा है, सभी ने क्या किया है, एसडीजी को क्रॉस चेक नहीं करा और डाटा गलत दे रखा है। तो एसडीजी का डाटा, एसडीजी की रैंक, एसडीजी के स्कोर और उनकी कौन सी कैटेगरी, ये बिल्कुल अपन ने 100% ऑथेंटिक पढ़ा है, ठीक है। हाँ चल रहा है वो दिव्या, चल रहा है प्रोसेस, है ना, रेगुलर आप यहाँ रहिए, वो भी प्रोसेस चल रहा है। यूट्यूब की जो क्लास है ना वो भी ऐप पर आ रहा है, अपलोड चल रहा है ना, चल रहा है वो भी अंडर प्रोसेसिंग। तो कितनी साल केशव ने दिया है, ठीक है, नईमुद्दीन ने दिया, वेरी गुड, 5 साल। तो बेसिकली अगर अपन बात करेंगे, अर्थात 5 साल में वृद्धि होने वाले राज्यों का क्रम अलग है और सबसे ज्यादा कैटल्स होने वाले अर्थात चौपाए होने वालों का क्रम अलग है। तो यदि अपन बात करेंगे सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का स्थान है आपका 4th वन, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने नहीं हो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में वृद्धि भी लिख दी है। अब खरगोन मध्य प्रदेश का ऐसा पहला जिला है जिसने गौ संवर्धन के लिए, आपको पता है कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति में गाय को अपने माता तुल्य माना गया है, तो सबसे पहले गौ एम्बुलेंस, जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स कहीं पर क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, एक्सीडेंटल हो जाता है, तो उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए, लाइफ सेविंग के लिए एम्बुलेंस का प्रोविजन है। सेम यही प्रोविजन यदि अपन बात करेंगे तो किसके लिए है? गायों के लिए। तो ये कहां से स्टार्ट किया गया है? आपका खरगोन से। अब गायों की संख्या में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का क्या है, फर्स्ट रैंक है, अर्थात सबसे ज्यादा गाय गौवंश कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और भैंसों की संख्या की दृष्टि से देखेंगे लगभग 4th है ना। तो ये कुछ डाटा है, ये अपने को याद रखना है।
देन अब जो रिसेंटली इससे अगर अपन बात करेंगे, बिफोर जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी आपकी 2019 में। कौन सी जनगणना थी वो? 20वीं। और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से पूछा था, हर 5 साल में क्या होती है, जो पशुधन है उसकी जनगणना की जाती है। तो इसके अनुसार यदि अपन बात करेंगे, लगभग लगभग कितने हैं, 4 करोड़ कैटल्स क्या है मध्य प्रदेश में है। और टोटल भारत की जनसंख्या का, यस सर, टोटल पशु 18.7 मिलियन, हाँ ठीक है ना। तो यदि अपन बात करेंगे टोटल पॉपुलेशन की, यदि अपन बात करेंगे तो कितना है, लगभग 7%। अब इस बार यदि अपन बात करेंगे, देखो संख्या में क्या रैंक है इसकी, थर्ड, और वृद्धि में कौन सी रैंक है, फोर्थ, तो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा पशुधन हाँ निकिता आप बता दीजिए कौन सा डिफरेंट वर्ड है ना, तो मैं उसको प्रोनाउंस कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको जो भी टर्म्स लगता है कि सर इसका इंग्लिश बता दीजिए, मैं डेफिनेटली बता दूंगा। अब 2019 के अनुसार यदि अपन बात करेंगे, जो है पशुधन अर्थात कैटल्स डेंसिटी की यदि अपन बात करेंगे, तो कैटल्स डेंसिटी कितनी है, लगभग 128। पहले इसके क्वेश्चन बहुत आते थे, लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों से मैंने जो एनालिसिस करा है उसमें यदि संवर्धन, डेवलपमेंट, संवर्धन मतलब डेवलपमेंट हो जाता है ना, किसी भी चीज का डेवलपमेंट करना है ना। डेवलपमेंट, संवर्धन मतलब होता है किसी चीज का डेवलपमेंट, ऑलरेडी है उसको और ज्यादा प्रोग्रेस वे में लेके आना और उसका एडवांस वर्जन लेके आना। जैसे होता है ना, जैसे ब्लूटूथ में एडवांस वर्जन 2.3, फिर 4.0, फिर 5.0, तो ऑलरेडी अपने पास है, उसका और ज्यादा डेवलपमेंट करना है ना, तो वो संवर्धन कहलाता है। तो 128 क्या है अगर अपन बात करेंगे, पर स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे ज्यादा यदि अपन बात करेंगे पशु घनत्व कहां पर है, झाबुआ में, और सबसे कम पशु घनत्व कहां पर है आपका, मंडला में। नंबर से याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने जोड़ दिया, वैसे मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी विगत आप 2-3 सालों से देखोगे तो कैटल्स पे या पशुधन पे अब इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे जितने आज से 3 साल पहले आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, आपको पता है एग्रीकल्चर का पार्ट है। इसके अलावा स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अब ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कहीं ना कहीं क्या है, जो फार्मर है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, फार्मिंग से तो उनको इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ में जो पशुधन होता है, जो कैटल्स होते हैं, उनके मिल्क प्रोडक्ट से भी क्या किया जाता है, उनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए क्या किया, अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। जैसे भारत की या कहें विश्व की सबसे बड़ी, एशिया की, विश्व की तो नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता है, अमूल। तो क्या किए गए, सभी गांव वालों से पूरा का पूरा मिल्क इकट्ठा किया गया, देन उसको सप्लाई किया गया कहां पर, अर्बन और मेट्रो सिटी में। तो इसके लिए भी अगर अपन बात करेंगे, स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब स्टेबलाइज हुई थी आपका, 1975 में। अब आपको पता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए दाल को रिकमेंड किया जाता है, उसी प्रकार से मिल्क प्रोडक्ट को भी, अमूल, हाँ वेरी गुड निहाल, अमूल है ना, मिल्क प्रोडक्ट को भी, और खास तौर से जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या जो ग्रोथिंग वाले चाइल्ड होते हैं, जिनके विकास अभी हो रहा है, जो 5 से 10 साल, तो ऐसा माना जाता है बोन मजबूत करने के लिए, हेल्थ के लिए आपको प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट में आपको पता है प्रोटीन प्लस कैल्शियम दोनों का ही क्या होता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कैटल्स का नंबर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, ऑपरेशन फ्लड लाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड के तहत सबसे पहले 80 और 81 में एमपी के यदि अपन बात करेंगे, 4 मिल्क कोऑपरेटिव है ना, दुग्ध संघ मिल्क कोऑपरेटिव, जैसे आपने देखा होगा सांची है, सांची भी क्या है, एक तरह का मिल्क कोऑपरेटिव है। इसमें क्या किया जाता है वो गवर्नमेंट के सारे व्हीकल जाते हैं, पूरे गांव से जितना भी मिल्क प्रोडक्ट होता है इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्होंने बड़े बड़े अपने सेटअप बना रखे हैं, वहां पे उसका पास्चुराइजेशन किया जाता है, फिर पैकेजिंग करके अर्बन एरिया में सप्लाई कर दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे किसानों को ये फायदा होता है, उनको शहरों में जाके बेचना नहीं पड़ता है ना, उनके लिए ऑब्वियसली पूरा मार्केट होता है, पूरा एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ जितना भी होगा सारा का सारा हम ले लेंगे, और उनके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। अमूल को क्या होता है, अमूल बीच में अपना कमीशन लेता है, और अर्बन एरिया में जितनी नीड है मिल्क प्रोडक्शन की, वो सारी की सारी कंप्लीट कर दिया जाता है। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड यदि अपन बात करेंगे ना, तो बेसिकली कहां पर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, सागर। अब रायपुर कहां चला गया आपको पता है, रायपुर चला गया आपका सीजी, तो रायपुर का भी अलग मिल्क कोऑपरेटिव बन गई है। 81 में बात करेंगे, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इन सबको शामिल किया। ओवरऑल मैं बड़े तौर पर बात करूंगा, आपको सिर्फ याद रखना है कि बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेवलपमेंट कब किया गया था, डेयरी के डेवलपमेंट के लिए, तो वो कब किया गया था, 1975 में। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड के सेकेंड फेज में क्या किया था, एमपी की जितनी बड़ी बड़ी मेजर जो आपके मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, सभी को क्या कर दिया गया था, ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन, हाँ सुजाता है ना। अब ये थोड़ा सा चार्ट इससे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है स्थिति पूछ रहा है। तो एमपी में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहां पर होता है, मुरैना। सबसे ज्यादा यदि अपन बात करें नॉनवेज प्रोडक्शन कहां पर होता है, भोपाल, है ना। सबसे ज्यादा अंडे का प्रोडक्शन कब होता है, जबलपुर।
सबसे ज्यादा ऊन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? शिवपुरी। सबसे ज्यादा फिशरीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है? जबलपुर। तो ये कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर क्या है, यदि अपन बात करें एनिमल से रिलेटेड, पशुधन से रिलेटेड जो उनका प्रोडक्शन होता है, उसमें एमपी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके अगर बात करें रैंक में है। तो ये थोड़ा सा एक टेबल है, आपको याद करना है। देन थोड़ा सा अब अन्य फैक्ट देख ले, है ना। अब जिस प्रकार से मैंने बताया कैटल्स देख लिया, कैटल्स के अलावा यदि अपन बात करेंगे पोल्ट्री फार्म जिसे कुक्कुट भी कहा जाता है, तो दोनों को दोनों एक ही मान लिया गया है, पशुधन और कुक्कुट। अर्थात ये माना गया है कि जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में क्या है, जितने भी आदिवासी लोग हैं, है ना, जो एसटी समुदाय के हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगे महंगे कैटल खरीदें। जैसा आपने देखो आए दिन यूट्यूब पे आ जाता है, सलमान 2 करोड़ रुपए में बिक रहा है, समझिए वो भैंसा होता है ना। आपने देखो ना जितने भी पशु बाजार लगते हैं, तो पशु बाजार में आपने देखा होगा, यदि आप एक अच्छा कैटल खरीदने जाते हैं तो कम से कम आपको 50 से 60 हजार रुपए अपनी जेब से ढीले करने पड़ेंगे। मतलब बहुत, और इवन फिर ये डिपेंड करता है कि उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, नस्ल कौन सी है, कितना ज्यादा, यदि अपन बारे में बात करें कितने महीने दूध देता है, तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जिससे क्या होती है, किसी भी कैटल की रेट डिसाइड होती है, और काफी महंगे महंगे। जैसे यदि अपन बात करेंगे जो गुजरात की गिर गाय है ना, तो वो स्टार्ट ही करीबन 3 से 4 लाख रुपए से होती है, अच्छी नस्ल की यदि मैं बात करूं। तो आप सोचो, मतलब जितने में आपकी एक 4 व्हीलर आता है उतने में ही ये कैटल आता है। तो इनके पास क्या था, इतनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति इन लोगों की अच्छी नहीं होती कि 1-2 लाख रुपए ये खर्च कर पाए, इनकी बहुत हजारों में। तो इनके लिए सरकार ने प्रयास किया कि आप क्या करो, पोल्ट्री करो, कि पोल्ट्री भी यदि अपन बात करेंगे नॉन वेज के तौर पे क्या है, प्रोटीन का एक अच्छा जरिया माना जाता है। यही कारण आपने देखो डॉक्टर कई बार सजेस्ट करता है, जब प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाता है और ऑर्गेनिकली आपका क्या हो जाता है, यदि प्रोटीन डिफिशियंसी आपका परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो सजेस्ट करता है कि हाँ आप क्या करो, जैसे होता है ना जिनको जिम वगैरह जाना होता है या बॉडी शॉडी बनानी होती है, तो वो चिकन को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटीन अमाउंट ज्यादा होता है। तो उनके लिए बेसिकली क्या किया गया है, चूजे जो चिक होते हैं, है ना, उनको क्या किया जाता है, सरकार सब्सिडी पर उनको दे देती है 15 से 20, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करके क्या हो जाते हैं, उनके पास काफी हो जाते हैं, और फिर एक अपना क्या करते हैं, वो पोल्ट्री फार्म स्थापित कर लेते हैं। तो दोनों के मैंने ऑब्जेक्ट बता दिए, वो जनरल जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, और जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है उनके लिए बेसिकली पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री। हाँ सुजाता। तो इसकी स्थापना यदि अपन बात करेंगे कब की गई, 1982। अब इसी प्रकार से फिशरीज, अब फिशरीज भी आपको पता है एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है, जैसे मछुआरा कम्युनिटी कहा जाता है। इनका मेन ऑब्जेक्ट भी यही होता है कि पूरा अपना जो लाइफ होता है पूरी फिशरीज पर ही क्या करना है, उनको डिपेंडेंट करना है। तो फिशरी डिपार्टमेंट की यदि अपन बात करें कब हुई, 1969 में, और 99 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ, है ना। तो इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी ऐसे ही करना है ना, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ। याद रखना 2000 के पहले के जितने भी नाम है, मोस्टली नाम आपको हिंदी इंग्लिश सेम मिलेंगे, है ना। 2000 के बाद फिर ये परिपाटी अलग हुई है कि इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट कर दिया था, लेकिन 2000 के पहले यदि अपन बात करेंगे तो जो हिंदी में डिपार्टमेंट के नाम है मोस्टली वही इंग्लिश में भी होते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट ये अच्छा लगता, मानव निर्मित झीलों में मध्य प्रदेश क्या है, देश में प्रथम। हालांकि मुझे डाउट था, लेकिन तब भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ पूछा जा सकता है। अर्थात मैन मेड जो लेक होती है, जो झील का निर्माण होता है ह्यूमन मेड, वो उसमें यदि अपन बात करेंगे सबसे ज्यादा रैंक में कौन है, आपका एमपी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अर्थात यहाँ पे क्या किया जाता है, जहां पर भी पानी जगह जगह क्या कर दिया जाता है, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, फिर उसमें क्या किया जाता है, फिशरीज का पालन किया जाता है। तो ये आपके कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यदि अपन बात करेंगे जो फिशरीज प्रोडक्शन में एमपी की रैंक कितनी है, 16 है। कुल भारत के प्रोडक्शन का कितना करता है, 1.6, बहुत कम है ना। लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाता है, अभी मैंने बताया कि एमपी में सबसे ज्यादा फिशरीज या फिश प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फिशरीज फिश प्रोडक्शन जबलपुर और शिवनी में होता है। एमपी के द्वारा जैविक, अर्थात यदि अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसी लाई गई थी, जिसे कहा जाता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये कब लेके आए थे, ये 2011 में। आईएमपी ये पूछा जा चुका है, याद रखना। बीज एवं फार्म, है ना, सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निगम, अर्थात राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, कब स्थापना की गई थी, 1980। जैविक मतलब ऑर्गेनिक, सुजाता ऑर्गेनिक, बायो नहीं ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये अगर अपन बात करेंगे तो क्या है, कब की गई थी आपकी, 1980 में। देन अब ऑब्वियसली बात है, जैसा कि आपको पता है, यदि आपको प्रोडक्शन अच्छा करना है तो आपको सर्टिफाइड बीज लेना जरूरी है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ था तो आपको पता है हाइब्रिड बीज यूज किया गया था। हाइब्रिड बीज का इंपैक्ट ही यही था कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यदि अपन बात करेंगे क्या होता था, आपका प्रोडक्शन होता था।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब क्या करते हो आप हाइब्रिड बीज का उपयोग करते हो तो हाइब्रिड बीज का परिणाम यह होता है कि आपका जो क्रॉप कल्टीवेशन या क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में होता है। तो इसलिए सरकार भी कोशिश यही करती है कि यदि आप क्या करोगे सर्टिफाइड बीज लोगे तो उसमें बहुत सारे पानी कम लगेगा, बीजों के प्रति उनमें रेसिस्टेंस रहेगा, तो बहुत सारे ऐसे अगर हम बात करें मेरिट्स रहते हैं जिनके कारण से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या करती है सीड को ऑथेंटिकेट करती है, सर्टिफाइड करती है, कब स्टेबलाइज हुई थी 1980 में, है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, है ना। ये कब निगम कॉर्पोरेशन कब बनाया गया आपका 1969 से। ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, याद रखना, इसलिए सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और एक दो, और बच्चा अधिकांशतः इनको छोड़ता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला याद नहीं करना, बस 2 से 3-4 बार इसको रीडिंग लेना है। आप रीडिंग लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, आपको सिर्फ रीडिंग लेनी है। कई बार आपको डेट कंफर्म होगा ना कैसे कैसे, लेकिन 4 से 5वीं रीडिंग में अपने आप माइंड में क्लिक आ जाता है ना। तो मेरी प्रायोरिटी यही है, जो बच्चे छोड़ते हैं उनको अपने को जरूर करना है। बेसिक तो अपना कंप्लीट चल ही रहा है, लेकिन जो बच्चे छोड़ते हैं क्योंकि उनको पता है यार कैसे कहां कहां तक ईयर याद करेंगे, तो उनको अपने को जरूर करना है। सीट के बाद प्रमाणन में सर्टिफाइड, सुजाता सर्टिफाइड, हाँ सर्टिफाइड, है ना। इसके अलावा भूमि विकास बोर्ड, अब ऑब्वियस की बात है क्या है, आपके पास मध्य प्रदेश में यदि अपन बात करेंगे दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। अब उस क्षेत्रफल में कल अपन ने पढ़ा था कि लगभग 50 से लेकर 54% ही अपन एग्रीकल्चर लैंड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी भूमि है जिसको क्या है, ना तो वहां पर फॉरेस्ट है ना ही अपन फार्मिंग करते हैं। तो सरकार कोशिश ये करती है कि उन सभी क्षेत्रों को क्या किया जाए, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाए। तो उसके लिए एक विभाग बनाया गया, यदि अपन बात करें लैंड डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की यदि अपन बात करेंगे तो क्या करता है, ये बेसिकली ऐसे एरिया को डिस्कवर करता है जहां पर ना तो प्लांटेशन है, और जो यदि अपन बात करेंगे कहीं ना कहीं बहुत ऐसी बंजर पड़ा हुआ, बंजर समझते हो जिसपे अपन कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी नहीं करते, है ना। तो उस जगह को क्या करता है फिर डेवलप, वहां पर कोशिश करता है नहर निकाली जाए, पानी के सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए। तो आपको पता है जैसे ही उस स्थान पर क्या हो जाएगा, इरिगेशन की प्रॉपर्टी या इरिगेशन फैसिलिटी आ जाएगी, परिणाम ये हो जाएगा वहां पर फार्मिंग होने लगी। तो ऐसी भूमि के विकास के लिए बेसिकली अपन बात करें लैंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। कब बनाया गया ये 1977 में, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर कमीशन, है ना। तो एग्रीकल्चर कमीशन बेसिकली अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश इसका गठन करने वाला पहला राज्य है। एग्रीकल्चर कमीशन या कृषक आयोग की अपन बात करेंगे, फार्मर आयोग की बात करेंगे, तो इसका मेन काम क्या होता है, सरकार ये एक तरह का मध्यस्थ का काम करता है, अर्थात किसानों की जो समस्याएं होती हैं उनको सरकार तक पहुंचाता है, और सरकार किसानों के लिए जो इनिशिएट कर रहा है, सरकार जो किसानों की लाभ के लिए जो कदम उठा रहे हैं उनको किसानों तक पहुंचाता है। तो बेसिकली ये आयोग क्या करता है, सरकार किसानों की जो भी डिफिकल्टीज होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उनको डायरेक्ट जाके किसको बता देता है, सरकार को बता देता है। फिर सरकार उनका क्या उपाय करती है, क्या प्रभावित करती है, वो सारे के सारे इंप्लीमेंट किसको, किसानों को बता देता है। हाँ एक मीडियम, एक तरह का अपन मीडियम और मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बेसिकली अगर अपन बात करें ये क्या करता है, मीडियम का काम करता है, इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। तो इसका गठन कब किया गया, 2006 में। अब कल मुझसे कोई बैतूल पूछ रहा था सर बैतूल में कॉफी तो लो, बैतूल में बेसिकली अपन कॉफी का तहसील है कुकरू, है ना। यहाँ पर एकमात्र ऐसी तहसील है जहां पर अगर अपन बात करेंगे कॉफी का हो रहा है, लेकिन जितना मात्रा में अपने को प्रोडक्शन चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। हाँ हालांकि यहाँ की जो सॉइल है यदि अपन बात करेंगे तो सॉइल लगभग यदि अपन बात करेंगे काफी सिमिलर है जो अपनी साउथ की सॉइल है, लेकिन प्रोडक्शन उतनी मात्रा में नहीं हो रहा। तो यदि बाई चांस आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, तो बैतूल की एक तहसील है और उसका नाम है कुकरू। यहाँ पर यदि अपन बात करेंगे गांव में क्या होता है, हाँ लेटराइट मिट्टी, हाँ वही सॉइल जो रहती है जहाँ पर रॉक वगैरह होना जरूरी है ना। लेटराइट मिट्टी में बेसिकली अगर अपन बात करेंगे वहां पे जितनी भी जो आपकी कैश क्रॉप होती है, चाहे कॉफी हो चाय हो, ये सारी की सारी हो जाती है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा बकरी के दूध का, याद रखना, बकरी के दूध का पनीर प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर ये आ चुका है, कहां पर, खजुराहो में। तो बेसिकली क्या किया जाता है, सिर्फ बकरी के दूध को ही प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, उसका पनीर बनाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्लांट कहां पर है, तो आप समझ सकते हो इतने अच्छे फैक्ट निकालने के लिए मुझे कितने एफर्ट और कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। और एक भी फैक्ट आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि हाँ कहीं ना कहीं अलग है, प्रीवियस ईयर के भी आने की संभावना, सारी चीजें कंटेंट से रिलेटेड। तो एक दो फैक्ट निकालने की कम से कम 500 फैक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके फिर उनको सिस्टमेटिक फिर स्लाइड बनाना। जो लोग स्लाइड बनाते होंगे तो उनको पता चलता होगा कि वास्तव में स्लाइड बनाने में कितना, और इतना अपडेटेड मटेरियल याद रखना कहीं नहीं मिलेगा आपको, सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक है। चलिए अब एग्रीकल्चर हो गया, तो इसमें मैंने बताया था 3 टॉपिक हैं आपके, है ना। देखो अपन पूरे सिस्टमेटिक
एग्रीकल्चर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन उद्योग, उद्योग के बाद एमएसएमई, एमएसएमई के बाद अधोसंरचना, ऐसे करके ये वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाए, सारी चीज सिस्टमेटिक। अभी अपन ने एग्रीकल्चर के पूरे एस्पेक्ट्स और डायमेंशन देखे। अब इंडस्ट्री, क्लाइमेट से ज्यादा वहां पे यदि अपन बात करेंगे हिमांशी, सॉइल ज्यादा इंपैक्ट करता है ना। क्लाइमेट तो ऑलरेडी है कहीं ना कहीं, साउथ के लगभग आपको बताएंगे साउथ का पूरा क्लाइमेट लग जाता है, लेकिन सॉइल ज्यादा इंपैक्ट है। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि दोनों उसके लिए क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। क्लाइमेट लगभग इतना ज्यादा वेरी नहीं कर रहा, लेकिन सॉइल है, लेकिन उसके बाद से क्या है, प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा। और आपको पता है खेती करने के लिए मेन ये होना चाहिए कि आपके पास प्रोडक्शन, जो आप सीड ग्रोइंग करते हैं उसके 20 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, तब तो ये माना जाता है खेती आपके पास लाभदायक होगी। लेकिन यदि 20 टाइम्स से ज्यादा आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, सॉरी 20 टाइम्स से कम आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये माना जाता है कि खेती जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी कर रहे हैं, है ना। अगर अपन बात करेंगे बैतूल में एक, मतलब वो नहीं है कि कमर्शियली कि हम बहुत बड़े लेवल पे, इसलिए मैं बताया सिर्फ एक ही गांव है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल कर रहा है कि हाँ मे भी हम सक्सीड हो जाए, है ना। तो एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पर कर रहा है। चलिए अब इंडस्ट्री देखते हैं। देखिए अब इंडस्ट्री मेंस के लिए भी अच्छा है, प्रीलिम्स के लिए भी। तो आपको पता है शुरुआत से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मिनरल्स बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, अर्थात खनिज आधारित, कृषि आधारित और वन आधारित। अब यदि मिनरल्स बेस्ड की बात करेंगे, सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, भारी विद्युत उपकरण। एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात करेंगे, आपका शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, है ना। यदि अपन बात करेंगे वनस्पति जो घी होता है अपना, है ना, वो, रेशम, सोयाबीन, फूड प्रोसेसिंग, वन आधारित कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, लकड़ी उद्योग, कत्था उद्योग, लाख उद्योग और प्लाईवुड। इनको बेसिकली अपने को जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा एक बार और क्या बताना है निहाल, आप बताइए क्या बताना है क्वेश्चन, आप मुझे बता दीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता ना। और किसी भी स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आता तो मेरा ऑर्डर है, आप कमेंट्स करिए, सर ये नहीं समझ में आया एक बार और बता दी, मैं बताऊंगा। कुकड़ू हिल्स पे कॉफी, है ना। कुकड़ू हिल्स नहीं है, गांव है, याद रखना। वो बेसिकली क्या है, वहां पे बेसिकली अगर अपन बात करेंगे तो क्लाइमेट के कारण से, सॉइल इरोजन के कारण से यदि मैं बात करूंगा तो लेटराइट मिट्टी का अमाउंट ज्यादा आ गया। जब लेटराइट मिट्टी का आ गया तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे क्या किया जा रहा है, कॉफी प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये एक बार पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश में किस जगह पे कॉफी का उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉफी का मोस्टली जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, साउथ में होता है। क्यों? वहां का क्लाइमेट भी अगर अपन बात करेंगे काफी ज्यादा मॉइस्ट वाला एरिया है, क्योंकि पूरा का पूरा सी एरिया लग जाता है, प्लस क्या है वहां पर लेटराइट अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर यदि अपन बात करेंगे, बैतूल में क्या किया जा रहा है, कॉफी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये फैक्चुअल है, सिर्फ जो अपने को याद करना है कि बाई चांस यदि पूछ लिया जाए कि क्योंकि कॉफी क्या है, एक अजीब वगैरह, किसी से पूछो अच्छा मध्य प्रदेश में कॉफी भी होती है, जिसको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंटल तौर पर होती है। सारी चीज अच्छे से आ गई ना। हाँ, क्लाइमेट प्लस सॉइल, हाँ ये दोनों इफेक्ट करते हैं ना। फेवरेबल है कॉफी, अब वो तो फिर इसीलिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहीं पे होता है, मैंने बताया ना। जब अपन अगर इंडिया का पढ़ रहे होते तो फिर मैं आपको साउथ लेके चलता, साउथ में फिर अपन कॉफी प्रोडक्शन देखते हैं। तो बेसिकली मिनरल्स बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, तो ये सारे तो इनको वन बाय वन अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा फैक्चुअल देख लें। अब बेसिकली अगर अपन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो प्रति 1 लाख लोगों पर यदि लगभग बात करें तो 5 इंडस्ट्री आती हैं, है ना। तो सोचो कितना कम रेशो है, 1 लाख, जैसे अपने मेडिकल फैसिलिटी है ना वैसे इंडस्ट्री हो गई। 1 लाख लोगों पे मात्र कितने हैं, 5 इंडस्ट्री। यही कारण है, चाहे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मध्य प्रदेश में बेरोजगार चरम पर है। अब यही रेशो यदि आप साउथ में जाओगे, गुजरात में जाओगे, तो करीबन 2,500 है। सोचो 1 लाख लोगों पे कितनी 2,500 इंडस्ट्री है। तो आप लगाओ बेरोजगार, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई बेरोजगार रहेगा क्या। भले ये बात अलग है कि कोई छोटे लेवल पे हो या बड़े, लेकिन रोजगार सबको मिलेगा। अब आप यहीं पे अंदाजा लगाओ कि लगभग लगभग कितना है, 1 लाख लोगों पर लगभग 5 इंडस्ट्री है, जो कि बहुत कम है। देन यदि अपन बात करेंगे, अब क्या होता है, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया जाता है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, बेसिकली स्टेट के, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स यदि अपन बात करेंगे नेशनल लेवल पर बनाया जाता है, स्टेट लेवल पर बनाया जाता है और कई बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बना दिया जाता है। इसमें सरकार क्या करती है, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक गवर्नमेंट, एक नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अब इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, आपके क्षेत्र के जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन सबको इसमें क्या किया जाता है, मेंबर बनाया जाता है। तो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, यदि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता है बिजनेस में क्या क्या हर्डल है। तो जब मैं उस कमेटी का मेंबर रहूंगा तो मैं सरकार को अच्छे से सजेशन दे पाऊंगा। जब सरकार को अच्छे से सजेशन दे पाऊंगा तो सरकार उस पर क्या करेगी, कोई भी इफेक्टिव स्टेप लेने के लिए
राजी हो जाएगी। तो बेसिकली ये सभी जगह मिलेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसलिए नाम है। तो बेसिकली ये स्टेट लेवल पर भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है और सेंट्रल लेवल पे, लेकिन अभी अपने को क्या पढ़ना है, स्टेट लेवल पे। तो इसकी यदि अपन स्थापना, आईएमपी क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि उद्योगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है इस बार आपके सिलेबस में। तो यदि अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कब स्टेबलाइज हुआ था, 1976 में। एमपी की सबसे पहली यदि अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनी थी, 1972 में, और अभी 2021 में फिर से बना दी गई है ना नवीन पॉलिसी। लेकिन सबसे पहली कब बनी थी आपको, क्योंकि आपको पता है पहली और नवीन ये आयोग के द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन खाद्य एवं, और ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री में जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े मशीनरी इंडस्ट्री आए, आपको पता है कहीं ना कहीं खादी और जो कुटीर उद्योग होते हैं यदि अपन बात करेंगे ना, उनके लिए भी अगर अपन बात करेंगे तो क्या है, सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तो इसका यदि अपन बात करेंगे, ये नाम यही रखना, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, है ना, लगभग यदि अपन बात करेंगे 1960-61 में बनाया गया। अब संवर्धन अर्थात उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए जो नीति बनाई गई थी 2014, अब अगेन क्या किया गया, फिर से एक नीति बनाई गई 2021, दोनों में अंतर है। तो पहले कब बनाई गई थी, अगर बात करें इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी 2014, अब रिसेंटली कब बनाई गई है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी 2021। तो मैंने सारी चीजों को इसमें इंक्लूड करा कि कहीं पर भी कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। देन आपको पता है कहीं ना कहीं क्या है, निवेश को अर्थात इन्वेस्टमेंट, है ना, यदि अपन बात करेंगे प्रमोट योजना, जो प्रोत्साहन, निवेश प्रोत्साहन योजना, है ना, इन्वेस्टमेंट को यदि अपन बात करेंगे इंक्रीज करने के लिए पॉलिसी जो बनाई गई है, अर्थात जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो उनको अपन कौन कौन सी फैसिलिटी, ये मेंस में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारी पॉलिसी याद रखना, है ना, 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो निवेश प्रोत्साहन योजना कहने का तात्पर्य है जो फॉरेन कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, यदि वो सेटअप करना चाहते हैं एमपी में तो उनको कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी। तो उसके लिए अपन बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट, है ना, डेवलपमेंट यदि अपन बात करेंगे, इनिशिएटिव अगर बोल सकते हैं इसको, योजना कब बनाई गई थी आपकी 2014 में। देन आईएमपी, एमएसएमई विकास नीति अभी एक और बनेगी 2021 में, कब, 2017। नवीन औद्योगिक नीति मैंने बताया ना, देखो इससे पहले बनाई गई थी एक औद्योगिक नीति 78 में, अब ये नवीन औद्योगिक नीति कब, 2021 में। आईएमपी डाटा, है ना, आईएमपी लगभग पूछा जाती है आपके में एमएसएमई भी उद्योग में। अब मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति कब आई थी, 2022। इस नीति के तहत यदि अपन बात करेंगे जो आपका इकोनॉमिक सर्वे में डाटा है वो कब का है, फरवरी तक का, फरवरी 2023 में लगभग कितने हैं, 2500 स्टार्टअप हैं। तो आपको ये नंबर याद रखना है। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे रिसेंटली 2022-23 का है, इसके अकॉर्डिंग एमपी में लगभग स्टार्टअप कितने हैं, तो एमपी में लगभग स्टार्टअप यदि अपन बात करेंगे राउंड ऑफ करके आप कर लीजिएगा, लगभग कितने हैं, 2500 स्टार्टअप क्या है एमपी में अभी चल रहे हैं, है ना। तो ये सारे के सारे याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है ये, और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। देन इकोनॉमिक सर्वे में ही एक पॉइंट दे रखा था, मुझे अच्छा लगा, आपको पता है कहीं ना कहीं जो एसडीजी के गोल हैं, अपने को क्या करना है, जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को क्या करना है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, और वो सारी एक्टिविटी को रिड्यूस करना है जो क्लाइमेट में क्या कहते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, आपको पता है पेट्रोल में बेसिकली अगर अपन बात करेंगे क्या मिलाया जा रहा है, इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो इसके लिए एमपी गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट करे हैं, है ना। एमपी गवर्नमेंट ने क्या टारगेट करे हैं, एमपी गवर्नमेंट ने टारगेट करा है कि यदि अपन बात करेंगे 2022 तक लगभग 10% मिलाया जाएगा और 2025 तक इसको क्या कर दिया जाएगा, 20%। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो इथेनॉल का एमपी सरकार का टारगेट है वो 20% कब तक है, 2025, 2027, 2022, 2023 ऐसे। तो 10% का टारगेट यदि अपन बात करेंगे कब तक का है, 2022 तक का, और 2025 को उसको बढ़ा के क्या कर दिया जाएगा, लगभग 20% कर दिया जाएगा। हाँ 13 गोल एसडीजी, वेरी गुड, 30 नंबर, है ना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब आजादी के पहले यदि अपन बात करेंगे अर्थात 1947 के पहले मध्य प्रदेश में कौन कौन से सेटअप हुए थे, तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग सबको पता होगा बुरहानपुर में 1906 में, सीमेंट उद्योग बामौर 22-23 में, शक्कर उद्योग यदि अपन बात करेंगे जावरा 1934 में, है ना। तो मैंने सिर्फ आपको एक रिमाइंड हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर इंडिया का टारगेट 40%, हाँ इंडिया का, वेरी गुड नईमुद्दीन, है ना। लेकिन मैं इंडिया के सारे डायमेंशन इसलिए ले रहा अभी अपना एमपी का डायमेंशन है, नहीं तो अदरवाइज इंडिया को भी लेते। अब सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो सीमेंट उद्योग में यदि अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश का क्या है, 3rd स्थान है, और सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है आपका, सतना। तो सारे फैक्ट को मैंने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक कर दिया जिससे पूरी संभावना आपके एफर्ट्स बहुत मिनिमम हो जाए। पहला सीमेंट कारखाना यदि अपन बात करेंगे एसीसी द्वारा, कहां पर, बामौर में 1923 में। वर्तमान में लगभग अपन बात करेंगे तो कितने हैं, लगभग 23 सीमेंट कारखाने पूरे मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। चलिए फटाफट मुझे बताओ, आपसे इंट्रोडक्शन करूं, एसीसी की फुल फॉर्म ये पूछा गया है, याद रखना।
एसीसी की फुल फॉर्म कमेंट्स करके बताइए फटाफट। एसीसी की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। एसीसी की फुल फॉर्म क्या, कमेंट करके बताइए सभी लोग। किसी को पता है कि नहीं पता, ये बताइए। चलिए, अभी तक किसी ने कमेंट्स नहीं किया। सर्च नहीं करना, यदि आती हो तो दैट्स गुड, अदरवाइज सर नहीं आती। एसीसी की फुल फॉर्म, निकिता चंदेल, निकिता नहीं पता, राहुल, और बताइए। तुक्का बस 3 लोगों को नहीं, मतलब उसमें से 2 बताया। अच्छा सुजाता आपने दिया था, अच्छा ऊपर दे दिया, ठीक है चलिए, है ना। अनम नहीं पता सर, है ना। तो जो सुजाता ने आंसर दिया वही है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। दर्श गुड, है ना। हिमांशी गुड, है ना, नहीं पता सर, है ना। तो बेसिकली अगर अपन बात करेंगे एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, ये एसीसी, है ना। तो इसी के द्वारा सबसे पहले यदि अपन बात करेंगे बामोर में क्या किया गया था, सीमेंट कंपनी स्टेबलाइज। अब कई बार क्या करता है ये, इनका ईयर पूछ लेता है या किस कंपनी के द्वारा इसको रन किया जा रहा है। तो उसके लिए मैंने टेबल बना दिया, जैसे बामोर, कैमूर, सतना, नीमच, महियर, अमझेरा, एसोसिएटेड, एसीसी, बिरला, सीसीआई और बिरला, है ना। ईयर इतना जरूरी नहीं है, बस बामोर का जरूर कर लेना 22-23 वाले की। हाँ, किस कंपनी के द्वारा इनको रन की जा रही है, ये कई बार पूछता है। अभी तो बहुत दिनों से नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ पूछ सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अब मुझे कुछ आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ फैक्ट बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इसका पर्टिकुलर टॉपिक ही बना दिया, इकोनॉमिक सर्वे, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अब पूछो भाई आप कहां से पूछोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात जब उसके एज इट इज अपन फैक्ट ही ले लेंगे तो अपने गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो एज इट इज मैंने क्या किया, एक टॉपिक ही बना दिया, उसका टाइटल किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, है ना, सर्वे का। अब इसमें यदि अपन बात करेंगे, आपको पता है जो इंडस्ट्री आती है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। अब इसमें आता है विनिर्माण, फैब्रिकेटेड और निर्माण। तो इसकी वृद्धि दर यदि अपन बात करेंगे कितनी रही है, पूछने की पूरी पूरी संभावना है। लगभग 42% विनिर्माण की वृद्धि दर रही है, और निर्माण की यदि अपन बात करेंगे 39% रही। ये दोनों आपको करना है ना। और यदि अपन बात करेंगे वृद्धि कितनी हुई है, ये वृद्धि दर है, याद रखना, है ना। और वृद्धि कितनी है, तो दोनों की लगभग लगभग समान वृद्धि है, लगभग 10% की ग्रोथ करी है ना। साल की वृद्धि आपको पता है पर ईयर के हिसाब से निकालते हैं, और लेकिन उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये किस में निकालोगे। चाहो तो इस डाटा को आप नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कर लेना कि विनिर्माण में वृद्धि दर कितनी है। तो विनिर्माण में आप वृद्धि दर देखो कितना ज्यादा है, लगभग योगदान, सॉरी वृद्धि दर में योगदान कितना है, लगभग 42%, सॉरी योगदान है वो, है ना, कितना है 42%। और इसको रहने देना। और निर्माण क्षेत्र में अर्थात फैब्रिकेटेड और आपका यदि मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग, दोनों में ही, फैब्रिकेटेड में यदि अपन बात करेंगे तो क्या है, लगभग 42% है। और यदि मैन्युफैक्चरिंग में अगर अपन बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में लगभग आपका 39% है। चलिए, इसमें किसी को इश्यू तो नहीं है। फैब्रिकेटेड और निर्माण और विनिर्माण क्या होता है, किसी भी नई चीज को बनाना है, याद रखना निर्माण कहलाता है ना। लेकिन आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाओ, उसके पार्ट्स को बनाओ, तो वो आपका फैब्रिकेटेड या विनिर्माण कहता है। या बने हुए में क्या कर दो, आप करेक्शन कर दो, वो क्या कहलाता है, आपका विनिर्माण कहलाता है ना। विनिर्माण मैंने बताया ना, विनिर्माण बेसिकली फैब्रिकेटेड। जैसे आपका 1 मंजिल घर बना हुआ था, अब आपने क्या करा, उसको 3 मंजिल घर, तो ये आपका क्या होगा, विनिर्माण हो गया। लेकिन आपने बिल्कुल एक नया खाली प्लॉट लिया, उस पर घर बनाया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग। इसको फैब्रिकेटेड बोल देते हैं, विनिर्माण को फैब्रिकेटेड और इसको मैन्युफैक्चरिंग ऐसे कर देते हैं। व्हाइट बीच बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करेंगे एक दशक में कारखानों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो एक दशक, ये सारा डाटा याद रखना, दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा। एक दशक में लगभग कारखानों की संख्या, यही क्वेश्चन बना दे कि मध्य प्रदेश में एक दशक में कारखानों की संख्या लगभग है 12%, 13%, 14%, 15। बच्चा पजल हो जाएगा, क्या ये भी याद करनी पड़ती थी, है ना। हाँ, थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ाओ आप लोग, है ना, रिजोल्यूशन बढ़ाओ तो सारी चीज अच्छे से हो जाएगी। हाँ, सेकेंडरी सेक्टर में निहार, है ना। तो बेसिकली अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है कि कितना ग्रोथ हुई। तो लगभग जो इंडस्ट्री की यदि अपन बात करेंगे, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हुई था, कितने सेटअप नए लगे, लगभग 13% का। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लिए, जिनको इश्यू आ रहा है ना ऐप से, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। देन अब बेसिकली अपन बात करेंगे, ये हालांकि मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा,
सिर्फ 4 ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां पर यदि अपन बात करेंगे क्या है आपकी एयर एक्टिविटी हो रही है, मतलब जहां पर लगभग रेगुलर क्या है फ्लाइट का आवागमन हो रहा है। कौन कौन से आपके भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे राजा भोज और देवी अहिल्या मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे। ये सारे एज इट इज ऐसा कैसा दे रखा है, याद रखना है ना। इसके अलावा भोपाल हवाई अड्डे पर एयर कार्गो, कार्गो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अर्थात जब क्या होता है पैसेंजर के स्थान पर गुड्स को ट्रेवल किया जाता है, अर्थात गुड्स का क्या किया जाता है, हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जाता है ना, ह्यूमन बींग्स को नहीं लिया जाएगा, पैसेंजर को नहीं लिया जाएगा, बेसिकली गुड्स को, तो उसे क्या कहा जाता है, कार्गो। कब कर दिया गया था, उसमें सीधा ये दे रखा है 2023 में। तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि भोपाल यदि अपन बात करेंगे हवाई अड्डे में, हाँ आ चुका है। अभी मैं बहुत सारे अच्छे फैक्ट बताऊंगा जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, कोई नहीं पढ़ाएगा वो सारे फैक्ट, है ना, क्योंकि उनको खुद को समझ में नहीं आता, पढ़ाना तो दूर की बात है, कई फैक्ट खुद को समझ में नहीं आते हैं ना उसको, क्योंकि पढ़ाने से पहले आपको खुद को अंडरस्टूड होना चाहिए, खुद को ही अंडरस्टूड नहीं होता तो आप बच्चों को क्या एक्सप्लेन करोगे, है ना। गुड मॉर्निंग, अभी लेट हो गए काफी आप, है ना। हवाई अड्डों की बात करेंगे तो एयर कार्गो टर्मिनल कब स्टार्ट किया गया था, 2023 में। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रमुख रेलवे जंक्शन है। अब आपसे यही पूछ ले तो आपको पता है ट्रेन तो सब जगह है, सब जगह से ट्रेन जाती है, लेकिन मेन जंक्शन कितने हैं, 15, 20, 25, 27, तो सबका यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लगाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में स्पष्ट तौर से दे रखा है कि प्रमुख जंक्शन यदि अपन बात करेंगे तो कितने हैं, 20। चलो कमेंट्स करके बताओ कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, है ना। तो देखो ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने पर्टिकुलर इसको कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का डाटा बता दी। मध्य प्रदेश का यदि अपन बात करेंगे प्रमुख, सॉरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, निहाल, हिमांशी, निकिता चंदेल, सुजाता, अभी, दर्पण, सभी लोग कमेंट्स करना है ना। हिमांशी, वेरी गुड। इटारसी क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन से तात्पर्य है ऐसा स्थान जहां से अधिकतम जगहों पर आपको जाने के लिए ट्रेन अवेलेबल हो, इसे क्या कहा जाता है, जंक्शन। तो मध्य प्रदेश में लगभग कितने हैं, 20। ठीक है, अब इसके बाद आप खनिज आधारित, है ना, बेसिकली खनिज आधारित चल रहा है, सीमेंट हो गया, सीमेंट के बाद अपन देखते हैं अब चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के उत्पादन में यदि अपन बात करेंगे तो रीवा का क्या है, प्रथम स्थान है ना, और जबलपुर क्या है यदि अपन बात करेंगे, सेकंड रैंक है। इसके अलावा ये कई बार पूछा भी तो नहीं पूछा गया, जबलपुर और कटनी में यदि अपन बात करेंगे तो क्या है, पाइप। पहले क्या होते थे, अब तो ये खैर नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ पढ़ना जरूरी है। पहले आपने देखोगा लोहे के या प्लास्टिक पाइप की जगह चीनी मिट्टी के, जिन लोगों के पुराने घर हैं तो आप देखोगे पुराने घर में बेसिकली ब्राउन कलर के होते थे, चीनी मिट्टी के ही पाइप, चाहे सीवेज की बात करें, बाथरूम में बात करें या नाली की बात करें, तो वहां पर बेसिकली क्या हुआ था, पहले चीनी मिट्टी के ही पाइप डाले जाते थे। सिंक तो अभी भी आ रहे हैं, आपको पता है, पॉट अभी भी आ रहे हैं ना, तो ये तो चीज पाइप बनाए जाते थे। तो ये कहाँ पर, जबलपुर और कटनी में, है ना। ये थोड़ा सा माइंड में रख लेना, कई बार इजी लेकिन आ जाता है। जो बक्सवा जंगल है कहाँ पर है आपका, बाबा बागेश्वर धाम, है ना, बा से बक्सवा, बा से बाबा बागेश्वर धाम, और बाबा झांसी ऑल इंडिया का सबसे बड़ा, वेरी गुड राहुल, हाँ सही कहा, है ना। तो बक्सवा यदि अपन बात करेंगे तो कहां पर पड़ता है, छतरपुर। किस लिए फेमस है, फेमस है यहाँ पर बेसिकली ऐसा माना गया है कि इसके नीचे पन्ना से भी बड़ा क्या है, डायमंड के रिसोर्सेस है। तो लेकिन ये क्या है, जंगल बहुत हरा भरा है काफी, तो जो जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं अर्थात पर्यावरणविद हैं, वो सब इस चीज को अपोज कर रहे हैं कि आप इसको क्या करो, प्राइवेट कंपनी को मत दो, क्योंकि सरकार ने डील करके इसको प्राइवेट कंपनी को दे दिया। प्राइवेट कंपनी ने इसको जंगल को काटने करने के लिए इनिशिएट भी कर दिया, लेकिन कई ऐसे मूवमेंट हुए, राइट्स हुए, जिसके कारण से अब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, डायमंड है, आपको पता है डायमंड से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है मध्य प्रदेश सरकार को, तो यही कारण है कि लीज पर, लेकिन क्या हरियाली के कारण से आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, इसका अपोज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा खनिज आधारित कौन सा कहां पर है, तो ये आप पढ़ लेना, चूना कहां, कटनी, एस्बेस्टस, गलन नोदी, कास्टिक सोडा, पेंसिल, स्लेट, बर्तन, ये सारे के सारे मैंने दे रखे हैं टेबल में, तो आपको आ जाएगा। बक्सवा का, हाँ ऑस्ट्रेलिया कंपनी, बंदरपूछ, मंकी टेल है, लेकिन हिंदी में उसको बंदरपूछ कर दिया, है ना, कंपनी का नाम है मंकी टेल। चलिए नेक्स्ट आपका खनिज हो गया। अब देखते हैं अपन कृषि आधारित। अब कृषि आधारित की अगर अपन बात करेंगे तो कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो है 3rd। मध्य प्रदेश में यदि अपन बात करेंगे लगभग टोटल कितनी सूती मिल है अर्थात कॉटन मिल कितनी है, लगभग 65। इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, अर्थात मैनचेस्टर एक ऐसी जगह है ना, जहां पर सबसे ज्यादा यदि अपन बात करेंगे कॉटन से संबंधित रिलेटेड वर्क किया जाता है। तो यही कारण है कि इंदौर को क्या कहा जाता है, एमपी का मैनचेस्टर या मिनी मुंबई भी कहा जाता है। और ऊनी कपड़ा बनाने के ये पॉइंट भी अच्छा है, आपका भी इकोनॉमिक सर्वे का है। ऊनी कपड़ा के 2 कारखाने हैं,
एक आपका ओसवाल कहाँ पर पड़ता है, पीलूखेड़ू, और दूसरा है आपका विक्रम कहाँ पर, पीथमपुर में। अब यही पूछे तो बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉटन के एरिया, कॉटन के रिलेटेड एमपी को काफी ज्यादा प्रसिद्धि है। यदि मैं बात करूंगा एमपी को बहुत ज्यादा फेमस है, तो यदि कॉटन का पूछ सकता है तो वुलन का भी पूछ सकता है। डीएसपी, अच्छा डीएसपी में था, हाँ देखो सारी चीज क्लियर हो रही है ना। तो बेसिकली अगर अपन बात करेंगे तो क्या है, दो। पहला क्या है आपका ओसवाल, पीलूखेड़ी, नीमच, रिवीजन भी होता जाता है, साथ साथ में विक्रम, बुलन, ये कहाँ पर आपका, पीथमपुर। आप कई लोग लगाएंगे नहीं, विक्रम बुलन यदि अपन बात करेंगे तो सब लोग कहाँ जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, धार तो कोई जाएगा नहीं, सब उज्जैन में लगाएंगे अगर मैंने इसमें ऑप्शन उज्जैन दे दिया तो। देन कृत्रिम बस, देखो सारी चीज सिस्टमेटिक करी है मैंने, चाहे खनिज की हो वस्त्र, फिर कृत्रिम वस्त्र, फिर सूती वस्त्र, सारी चीज आपको, फिर आगे रेशम भी आ जाएगा, है ना। तो कृत्रिम वस्त्र बनाने का ये दुख का यदि अपन बात करेंगे, सबसे पहले कहाँ इनिशिएट किया गया था, ग्वालियर में। कब? यदि अपन बात करेंगे 4950 में। इस पर बहुत क्वेश्चन आया है। जो नागदा में कंपनी है उसका नाम है रेयॉन्स एंड सिल्क कंपनी। ये कहाँ पर है, नागदा। नागदा कहाँ पर पड़ता है, उज्जैन में। इसको दूसरा नाम भी है इसका ग्रेसियम फैक्ट्री, है ना। कब स्टेबलाइज की गई थी, 1953 में। ये अगर अपन बात करें कृत्रिम रेशा बनाने का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, जिसे रेयान इंडस्ट्री भी कहा जाता है या ग्रेसिम इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अब यदि बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे, हस्तशिल्प की बात करेंगे, तो मृगनैनी एम्पोरियम, है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा चुका है, याद रखना। कई आज से शायद 3 या 4 दिन पहले कई लोग मुझसे पूछ रहे थे सब मृगनैनी के बारे में। पीलूखेड़ी, हाँ ये नीमच वाला है ये, ना। बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं छोटे छोटे, अपने को पता ही नहीं चलते कौन से कहां पर है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो मृगनैनी की स्थापना 1961 में की गई थी। अब इसके बेसिकली 7 हैं, याद रखना। कई किताबों में उन्होंने पब्लिकेशन तो कर दिया, अपडेटेड मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसके 7 के नाम अलग अलग दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। जबकि आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करोगे, तो वेबसाइट से डाटा लिया है मैंने, वेबसाइट पर विजिट करोगे तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया इनके 7 केंद्रों के माध्यम से क्या करता है, ये अपना मार्केटिंग का काम करता है। इसमें से 2 कलकत्ता में। मध्य प्रदेश की अपन बात करेंगे, भोपाल, इंदौर में तो राजवाड़े पर है, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, नई दिल्ली, और कोलकाता में इसके 2 फ्रेंचाइजी हैं। तो टोटल कितने हैं, 7। स्थापना कब हुई थी, 1961 में। इसके अलावा यदि अपन बात करेंगे, जो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम है, अतः हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका 1981 में नाम बदल के क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा, है ना, विकास निगम। ये भी हिंदी में भी ऐसे ही करना, मृगनैनी, हाँ भी, है ना, 1961। देन आता है रेशम उद्योग, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछेगा। तो रेशम संचालय यदि अपन बात करें ना, रेशम डिपार्टमेंट की यदि अपन बात करें, स्थापना कब हुई थी, 1984 में। कितने जिलों में रेशम का उत्पादन होता है, लगभग 44 जिलों में। इसके अलावा आईएमपी क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, सिवनी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एरी रेशम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो एरी रेशम के प्रोडक्शन के कारण से, हाँ इंग्लिश में ये भी यही रहेगा, सुझाता है ना, हथकरघा। तो इरिगेशन में यदि अपन बात करेंगे तो 90 के 100 2000 के पहले के जितने भी सबके लगभग ऑलमोस्ट यही नाम रहेंगे। तो इसमें यदि अपन बात करेंगे शिवनी की यदि अपन बात करेंगे, तो क्या कहा जाता है इसको, मध्य प्रदेश का लखनऊ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरी रेशम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, रेशम मंडी कहाँ पर है, तो रेशम मंडी जो है वो आपकी पचमढ़ी में। तो सारे डायमेंशन मैंने कवर करने की क्या करी है, कोशिश करी है। देन आता है शक्कर उद्योग। हालांकि अभी बहुत दिनों से नहीं आया, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है ना। लगभग कितने कारखाने शक्कर के, लगभग 26 कारखाने, है ना। सबसे पहला कारखाना मैंने भी बताया था कहां पर, जावरा में बना था। सबसे बड़ी शुगर, अब इसमें बच्चे को कई बार कंफ्यूजन तो बढ़ रही, क्या रखना, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो तो देवास में, लेकिन हेडक्वार्टर कहां पर है, इंदौर में। और यदि आपके पास दोनों होना है, इंदौर और देवास, तो आप देवास लगाइएगा, है ना। यदि दोनों बाई चांस आयोग के, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी एमपी की शुगर मिल कहां पर है। तो एमपी की सबसे बड़ी शुगर मिल यदि अपन बात करेंगे तो कहां पर है, बरलाई में। तो बरलाई में मैन्युफैक्चरिंग होता है। सीनी की जंगल सत्याग्रह दुर्गाशंकर में, कहा, राहुल सेन, है ना। अभी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे अपन यूनिट 2 में, है ना। तो सबसे बड़ी शुगर मिल यदि अपन बात करेंगे कहां पर, बरलाई में, अर्थात इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और यदि अपन बात करेंगे इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय इसका कहां पर है, आपका इंदौर में। देन अब बात करते हैं अपन क्या, वनस्पति घी, अर्थात सिंथेटिक घी। वनस्पति घी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैंने बहुत दिन से, डालडा कहते हैं। एक और इसका और कुछ नाम है, साइंटिफिक नाम है। वैसे तो जनरल वे में इसको डालडा बोल देते हैं, लेकिन इसका कुछ साइंटिफिक नाम भी है। तो यदि अपन बात करेंगे मस्टर्ड की सबसे बड़ी ऑयल मिल कहां पर है, आपका मुरैना में।
कई बार पूछा गया वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है, यदि अपन बात करेंगे कहां पर है, गंज बसौदा। गंज बसौदा कहां पर पड़ता है आपका, विदिशा में। इसके अलावा खंडवा और बड़भा में जो कॉटन सीड होते हैं इसका बिलौना, अर्थात कॉटन सीड का जो सीड्स होते हैं उससे क्या किया जाता है, तेल निकाला जाता है। अब ये आपसे यही पूछ ले। अच्छा 7 प्लेस एक बार और बता दूं, एक मिनट बस इसके बाद बताता हूं, है ना। तो खंडवा और बड़भा यदि मैं बात करूंगा तो ये क्या है, यहाँ से कपास के जो सीड्स होते हैं उससे क्या किया जाता है, आपका ऑयल निकाला जाता है। इसके अलावा सोयाबीन निकालने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है, सिवनी में। और सोयाबीन बिस्किट का कारखाना कहां पर है, भोपाल। अब बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो देखना, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पर है, उज्जैन में। लेकिन कोऑपरेटिव कारखाना कहां पर है आपका, सिवनी में। तो कंफ्यूज मत होना, वैसे तो आप उज्जैन लगाना, सारी की सारी चीजें होती हैं। बिनौले मतलब क्या होता है, सीड्स को क्रश कर दिया जाता है ना। जैसे आपको देखो कभी भी क्या होता है, ऑयल जो भी निकाला जाता है जितने भी सीड्स से उनको क्रश करा जाता है। क्रश करने के बाद क्या हो जाता है, जो सॉलिड मटेरियल बनता है, जिसको ऐसे समझना जैसे अपन ने संतरे का जूस निकाला है ना, तो जो मशीन से आता है हैंडमेड, और जूस निकलने के बाद जो पूरा पूरा सॉलिड मटेरियल बचता है उसे कहा जाता है बिलौना। तो ऐसे ही क्या हो जाता है, चाहे मस्टर्ड की बात करें, ग्राउंड नट की बात करें या सोयाबीन की बात करें, तो इनसे जब ऑयल निकाला जाता है तो ऑयल निकालने के बाद इनका सॉलिड वेस्ट बचता है, उस सॉलिड वेस्ट को ही क्या कहा जाता है, बिलौना कहा जाता है। और ये गाय या कैटल्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है ना। जो सॉलिड वेस्ट बचता है ना उसे बिलौना कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में, लेकिन कोऑपरेटिव कारखाना कहां पर है आपका, सिवनी में। अब मृगनयनी की बात करूंगा तो मृगनयनी के टोटल 7 हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, ठीक है, जबलपुर, रीवा, और 2 बाहर हैं इसके। एक मिनट, इसके क्या है आपके से बात करूंगा, 2 बाहर हैं, एक नई दिल्ली और कोलकाता में क्या है इसके 2 हैं, ठीक है। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये तो याद हो ही जाएगा, थोड़ा सा एक रीवा कर देना बघेलखंड में। इसके अलावा नई दिल्ली और कोलकाता में क्या है इसकी 2 फ्रेंचाइजी। हाँ नहीं, सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर है ना राहुल, इंदौर रिसर्च सेंटर इंदौर है ये, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र अभी आएगा, मैंने लिस्ट बना रखी है पूरी, है ना। देन यदि अपन बात करेंगे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बनाने का कारखाना कहां पर है आपका, नर्मदापुरम के रेसलपुर में। इसके अलावा आईएमपी, कई बार पूछा गया है कि जो विजयपुर का गैस प्लांट है, यदि जहां पर बेसिकली अपन बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर बनाया जाता है, ये किसके सहयोग से बनाया गया, तो अमेरिका और इटली के सहयोग से बनाया गया। कहां पर, गुना के विजयपुर में। अब यहां पर यदि अपन बात करेंगे किस चीज का प्रोडक्शन होता है, यूरिया और अमोनिया। यूरिया तो आपको पता है डायरेक्ट आप यूज कर लेते हो, और अमोनिया का जो होता है वो एनपीके, ये खाद डाली जाती है। जिनके घर में फार्मिंग होती होगी ना तो उनको पता होगा एनपीके क्या होता है ना। अब अपने को काम की नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो बेसिकली क्या किया जाता है आपको पता है एग्रीकल्चर में। हाँ अच्छा, मृगनयनी उज्जैन में, हाँ वो छोटा है, वो बड़ा नहीं है ना। ऑथेंटिक वो तो फिर बहुत कॉपीराइट बहुत है, लेकिन सरकार के आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो वेबसाइट पे आज जाके आप मृगनयनी की वेबसाइट पर विजिट कर लेना तो आपको ये साथ ही मिलेंगे, है ना। ऐसे तो फिर कई जगह पे भी है यदि मैं बात करूंगा, लेकिन वेबसाइट पर जो दे रखा वो ऑथेंटिक है ना, वेबसाइट पे आप कर लेना। वेरी गुड निहाल, 1 2 3 4 7 12 भी होता है इसमें, है ना। तो यूरिया की यदि अपन बात करेंगे तो यूरिया और अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है वो कहां पर होता है, विजयपुर। विजयपुर किसके सहयोग से स्थापित की गई है, आपका अमेरिका और इटली के सहयोग से। फूड प्रोसेसिंग, और सबसे पहला फूड प्रोसेसिंग ये भी पूछा जा चुका है, फूड प्रोसेसिंग कहां पर, बावई, नर्मदापुरम। अब फूड प्रोसेसिंग से तात्पर्य क्या होता है ये थोड़ी समझिए, खाद्य प्रसंस्करण जिनको नहीं, फूड प्रोसेसिंग से तात्पर्य अपना जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है। अब आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खराब होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जब खराब हो जाएगा तो किसान को उसका मूल्य नहीं मिल पाएगा। जब उसकी कॉस्ट नहीं मिल पाएगी, प्राइस नहीं मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं किसान की इकोनॉमिक कंडीशन डे बाय डे कम होती जाएगी। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, जगह जगह पर जहां पर जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रही है। जैसे यदि किसी क्षेत्र पे आलू ज्यादा हो रहा है, आलू आपने बहुत सारा हो गया, मार्केट में बिच नहीं रहा, भाव नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, आलू बनाने वाली कंपनी को, उसको सॉरी चिप्स बनाने वाली कंपनी को आप उसको सोल्ड आउट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, आलू से चिप्स बनना, फूड प्रोसेसिंग। टमाटर यदि ज्यादा हो जाए, टमाटर से केचप बनना, फूड प्रोसेसिंग। चटनी बनना, अचार बनना। अब आपको पता बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हो चुके हैं जिनमें कहीं ना कहीं फूड या सॉरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की आपको जरूरत होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या किया जाए, लंबे समय तक बचाए रखने के लिए उनके अल्टरनेटिव्स जो बनाए जाते हैं वो क्या बनाए जाते हैं, आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट से बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहला फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगाई गई थी, आपकी नर्मदापुरम में। फूड पार्क, VVIMP, ये भी कई बार पूछा।
अब एमपी का सबसे पहला गवर्नमेंट मेगा फूड पार्क कहां पर, कसरावत, किस नाम से, इंडस मेगा फूड, कब, 2016 में। प्राइवेट की यदि अपन बात करेंगे कहां पर, अवंती, कहां, देवास में, कब, 2018, दोनों फैक्ट में ही। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में मेगा फूड पार्क समझ रहे हो, मेगा फूड पार्क से तात्पर्य है यहां पर आपको अपने फलों को, सब्जियों को स्टोर, देखो दोनों में अलग है, फूड पार्क अलग है, प्रोसेसिंग यूनिट अलग है। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या किया जाता है, आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके बाय प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं, जैसे जैम बना दिया, चटनी बना दिया, सॉस बना दिया, जूस बना दिया। लेकिन यदि अपन बात करेंगे फूड पार्क में बेसिकली क्या किया जाता है, आपका जो भी सामान बच गया है, जो बिक नहीं रहा है, खासतौर से वेजिटेबल्स की बात करूंगा, तो उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बना दिए जाते हैं, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, आपका प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। इसे कहा जाता है फूड पार्क। एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए नहीं होते, बस यहाँ पे क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी को अवेलेबल करा दिया जाता है, जिसमें क्या है, आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो जल्दी से खराब ना हो। तो पहला प्राइवेट गवर्नमेंट की अपन बात करेंगे कहां पर, कसरावत खरगोन, इंडस नाम से। प्राइवेट की बात करेंगे देवास में, अवंती के नाम से। इसके अलावा जग्गा खेड़ी, निमरनी, डिस्ट्रिक्ट के नाम मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, बोरेगांव, घिंगौरी, मालनपुर, बावई, है ना, ये क्या है, अगर अपन बात करेंगे फूड पार्क बनाए गए हैं जगह जगह पर। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ मुझे लग रहे थे कि जैसे दानेदार मिश्रित खाद का संयंत्र मतलब इंडस्ट्री, है ना, संयंत्र मतलब इंडस्ट्री जो इंग्लिश मीडियम के है ना। लॉजिस्टिक पार्क, हाँ लॉजिस्टिक निहाल, फूड पार्क, लॉजिस्टिक पार्क। और लॉजिस्टिक में भी क्या करते हैं, सारे गुड्स को अपन रख सकते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और लॉजिस्टिक भी वही हो जाए। पोषण आहार, कीटनाशक, जीवाणु, ये इनसे कई बार क्वेश्चन रियरली आ जाता है, तो इनकी कहां कहां पर स्थापना है, ये सारी चीजें। देन आता है आपका पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग, वीवीआईएमपी। बैंक नोट प्रेस की स्थापना 74-75 में, कहां पर, देवास में। कई बार पूछा गया और जब तक अपन करेंगे, अपने बच्चे करेंगे, तब भी ये क्वेश्चन आता रहेगा, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे यदि अपन बात करेंगे 500 से लेके 5 से लेके 5000, लेकिन 2000 के भी छपते थे, और आपको पता है सरकार ने क्या किया है, 2000 की छापना बंद कर दी, इसलिए मैंने 2000 यहां से हटा दिया है ना। 5 से लेके 500 तक। सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल की यदि अपन बात करेंगे कहां पर, नर्मदा। अब सिक्योरिटी पेपर मिल से तात्पर्य जैसा कि नाम से ही आ रहा है, अर्थात ऐसे पेपर को बनाया जाएगा जो क्या हो, कहीं ना कहीं सिक्योर हो। अब आपको पता है नोट का पेपर काफी ज्यादा सिक्योर होता है, अगर वो इजी वे में आपको मिल जाएगा तो सब लोग घर पर प्रिंटर से नोट छापने लगेंगे। स्टाम्प पेपर है ना, जिसपे आप रजिस्ट्री कराते हो, किसी भी चीज को क्या करते हो, ऑथेंटिक करते हो, तो स्टाम्प पेपर का भी क्या होता है, आपका सिक्योरिटी पेपर के अंतर्गत आता है। तो ये कहां पर है, आपका नर्मदा पर। ओरिएंट पेपर मिल की यदि अपन बात करेंगे तो ये क्या है, प्राइवेट है, सिर्फ ये एकमात्र प्राइवेट है। अब ये बेसिकली अपन बात करेंगे क्या होता है, बुक्स के पेपर, रजिस्टर के पेपर, अखबार के पेपर, जिसकी जैसी डिमांड होती है वैसा ये छाप देता है। ये कहां पर है, आपका ओरिएंट। आपने देखो ना A4 के पेपर भी आते हैं ओरिएंट के, तो ओरिएंट पेपर मिल यदि अपन बात करेंगे कहां पर है, अमलाई, अनूपपुर में। ये सबसे बड़ी यदि अपन बात करेंगे प्राइवेट सेगमेंट की क्या है, आपकी पेपर मिल है। देन नेशनल न्यूज, अब ये सरकार की याद है, मैंने पता सर ओरिएंट एक आपकी प्राइवेट है, बाकी सारी गवर्नमेंट की है। नेशनल न्यूज तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं आजादी के बाद पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए 68 होना चाहिए। एक मिनट, क्या दिखा है, एक मिनट जस्ट चेक करूंगा, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पर, 67 है 68 पे, है ना। इसको अभी क्वेश्चन मार्क करते हैं, मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना। 67 का मुझे थोड़ा डाउट लगा, मैं चेक करके बताऊंगा इसको, है ना। बाकी अगर नहीं हो तो 67 68 कर देना, ठीक है। नेक्स्ट यदि अपन बात करेंगे नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट की, तो बेसिकली न्यूज़पेपर के लिए पर्टिकुलर देखो ओरिएंट क्या करता है, मैंने बताया, चाहे बुक्स हो, कॉपी हो, A4 साइज हो, कोई भी, सबका पेपर बनाता है ना। लेकिन इसकी यदि अपन बात करेंगे तो ये सिर्फ बेसिकली किसके लिए बनाया गया था, न्यूज़पेपर के लिए बनाया गया था। कहां पर, आपका नेपानगर के, है ना, नेमुद्दीन। मैं और चेक कर लूंगा इसको, थोड़ा सा मेरे अंदर से भी आवाज नहीं आ रही है उसके लिए, सही है ना। तो बेसिकली इसकी क्षमता कितनी है, 58,000। इसके अलावा ये भी पूछा गया टिश्यू पेपर कहां पर है, तो टिश्यू पेपर या महीन पेपर भी कई बार आ जाता है इसमें, जो अपन खाना खाने के बाद यूज करते हैं ना अपन, टिश्यू पेपर आजकल कल्चर चल गया है ना, मतलब झूठे हाथ ही उठ जाते हैं, जबकि याद रखना खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल बन गया, कागज से ही हाथ पहुंच के चलते बनते हैं अपन, है ना। तो बेसिकली क्या है, टिश्यू पेपर या महीन पेपर का कारखाना कहां पर है, इंदौर, महू। देन आता है लकड़ी। अब ये क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हाँ आते से, मतलब ये मानो आते भी और नहीं भी आते, लेकिन हाँ मैंने बोला बेसिक्स क्वेश्चन अपने को नहीं करना है, बेसिक क्वेश्चन सारी की सारी चीजें देखना अच्छे से। अब लकड़ी चीने का, तो पहले क्या होता था, बेसिकली आपको पता है सीमेंट का, पत्थर का इतना उपयोग नहीं होता था, हर जगह क्या होता था, लकड़ी। तो लकड़ी चीने का सबसे बड़ा कारखाना यदि अपन बात करेंगे कहां पर है, मनेरी, मंडला, सबसे बड़ा याद रखना है ना।
और सबसे ज्यादा जबलपुर है। और जबलपुर में क्या है, यदि अपन बात करें, सबसे ज्यादा बीड़ी उद्योग है और लकड़ी के चीरने के कारखाने भी सबसे ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन बड़ा कहां पर है आपका, बड़ा अपन बात करेंगे तो कहां पर है, मंडला में। शिवपुरी और बामोर में एक कत्था ऑलरेडी बता चुका हूं, किसका है, शिवपुरी और बामोर में कत्था, और बामोर का क्या है, कत्था कारखाना सबसे बड़ा है। इसके अलावा लाख की बात करेंगे तो आपको पता है ये भी क्या है, एक एनिमल वेस्ट है, एनिमल रेजिन है, या इसको एनिमल सलाइवा भी बोलते हैं ना। तो ये बेसिकली एनिमल सलाइवा है। कई बार यही पूछ लिया गया कि किससे निकलता है, तो लेसिफर लक्का के द्वारा। उमरिया में यदि अपन बात करेंगे तो ये कई लोग कल या परसों पूछा था कि कहां पर है, तो उमरिया में बात करेंगे तो क्या है, इसका एक सरकारी कारखाना गवर्नमेंट। इसके अलावा इटारसी में पहला प्लाईवुड, अब बीच में आपने पता देखा होगा क्या हो गया था, प्लाईवुड का बहुत ज्यादा डिमांड हो गया था, लकड़ी से ज्यादा अभी भी है हालांकि। तो प्लाईवुड का भी अगर अपन बात करेंगे, जो प्लाईवुड होता है ना, जिससे आपके मतलब अल्टरनेट लकड़ी से सस्ता पड़ता है ना, तो इसका जो कारखाना कहाँ लगाया गया था आपका, इटारसी, है ना। आईएमपी पूछा जा चुका है। मंडला में साल के बीज से तेल बनाने का संयंत्र है। दिया सराय का संयंत्र यदि अपन बात करेंगे तो कहां पर है आपका, ग्वालियर में। अब नेक्स्ट अन्य, ये भी आईएमपी याद रखना, बायोमेथिन कारखाना, अर्थात जो बायो वेस्ट होते हैं उससे मेथेन बनाई जाती है, और मेथेन आपको पता है फ्लेमेबल होती है, तो इसका उपयोग आप कहीं पर भी एनर्जी सोर्स के रूप में कर सकते हो। चलो मैं अभी चेक कर दूंगा ना, अभी मैं क्रॉस चेक कर दूंगा, डोंट वरी, अभी अपन देखते हैं। देन यदि अपन बात करेंगे यूनियन कार्बाइड, तो यूनियन कार्बाइड की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। इसमें इंसिडेंट कब हुआ था, 2 से 3 दिसंबर, है ना, 2 से 3 दिसंबर 1984 में इसमें क्या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। पॉलीमर, आपको पता है आजकल पॉलीमर हर जगह आपका इंटरफेयर कर रहा है, अर्थात इतना स्ट्रॉन्ग और इतना नॉन डिग्रेडेड कंपाउंड बना देते हैं पॉलीमर का, जिसकी कोई हद नहीं है। तो पॉलीमर का कारखाना एकमात्र कहां पर आपका, छिंदवाड़ा। ठीक है, अब ये रेलवे कोच वगैरह ये मैंने आगे पूरे एक दे रखा है ना, एक स्लाइड दे रखी है तो उसमें आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा समझना, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अर्थात HEL की स्थापना कब की गई, 1956 में, किसके सहयोग से, ब्रिटिश के सहयोग से। 1966 में या 64 में की गई BHEL की स्थापना, ये भी ब्रिटिश के सहयोग से। अब 1974 में क्या किया गया, HEL को BHEL में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया था ना, कंफ्यूज मत होना। अर्थात सबसे पहले स्थापित की गई थी HEL, हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद 1964 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बाद में भोपाल में क्या किया गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब ये कहलाती है आपकी क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। एक और इंपोर्टेंट फैक्ट ये आ चुका है, किसे महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया, तो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था 2013 में। सारे डायमेंशन मैंने कवर कर दिए इसके, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कर दिया। अब क्या है, कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कई ऐसे सेटअप हैं जो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, लेकिन रन कहां पर कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में। तो वो कौन कौन से, कई बार पूछ लिया जाता है निम्न में से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुझाव था, सारी चीजें आएंगी, बहुत अच्छे से करा है ना। मेंस का भी होगा तो मेंस का डायमेंशन अपना लोग होते हैं, यहाँ पे फैक्ट ज्यादा होते हैं, है ना, लेकिन हाँ छूटेगा कुछ नहीं, चाहे प्री हो या मेंस। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के कौन कौन से सेटअप है यहाँ पे, डिफेंस मिनिस्ट्री के कौन कौन से सेटअप हैं, माइनिंग मिनिस्ट्री के कौन कौन से सेटअप हैं, रेलवे मिनिस्ट्री के कौन कौन से सेटअप हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के कौन कौन से सेटअप हैं। तो ये सारी की सारी मैंने टेबल दे रखी है, तो ये टेबल से आप पढ़ लेना कि बेसिकली ये सारे के सारे किसके हैं, सेंट्रल के, चाहे माइनिंग की बात हो, फाइनेंस की बात हो, डिफेंस की बात हो, है ना, कोई भी, ये सारे के सारे सेंटर के, लेकिन रन कहां पर कर रहे हैं, रन कर रहे हैं आपके एमपी में। ठीक है। अब कॉरिडोर, ये भी पूछा जाता है, लगभग अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अर्थात सरकार क्या कर रही है, 2 ऐसे स्पॉट जो क्या है, काफी ज्यादा विकसित है, अब इनके बीच में क्या किया है, कॉरिडोर। आपको पता है सपोज ये इंदौर है, ये भोपाल है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं बस। अब हुआ क्या, यहां पर भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया, यहां पर भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो, परिणाम ये होगा यहाँ पे ना तो भूमि बनी है, और भूमि यदि बची हुई है तो वो बहुत ज्यादा महंगी है, और सब लोगों को क्या करना है, कहीं ना कहीं व्यापार करने के लिए या तो इंदौर आना है या भोपाल आना है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार बोल रही है कि आप इनसे थोड़ा आगे निकला। जैसा आपने देखो इंदौर में आपको मकान महंगा पड़ेगा, लेकिन इंदौर से आप 10 किलोमीटर दूर चले जाओ तो आपको मकान सस्ता मिल जाएगा। तो सरकार क्या कर रही है, ये इंदौर और उज्जैन को जोड़ने वाला जो पूरा रोड होगा, इस पर हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे,
इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पानी देंगे, अगर आप जमीन लेते हो तो उसमें भी आपको सब्सिडी देंगे, सरकार की सहायता देंगे, अनुदान देंगे, बहुत सारी। आप क्या करो, इंदौर में लगा के इंदौर के पास में अपना सेटअप लगा लो, क्योंकि डिस्टेंस तो आपका नियर अबाउट ही रहेगा, ज्यादा डिस्टेंस नहीं आना है। तो सरकार क्या कर रही है, इस तरह के कॉरिडोर डेवलप कर रही है। इससे क्या हो जाएगा, उद्योगपति को क्या फायदा हो जाएगा, सस्ते में जमीन मिल जाएगी, और जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन मिल जाएगी, फैसिलिटी सारी मिल जाएगी। यहाँ पर उसको टैक्स जाना देना पड़ता था सारी चीज, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारी उसको सहूलियतें मिल जाएगी। तो इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अर्थात दो ऐसे स्थानों के बीच का चयन करना जिनका क्या है, डेवलपमेंट ज्यादा हो चुका है। तो जैसे देखो, ये ज्यादा डेवलपमेंट के हैं आपके इंदौर भोपाल, है ना, भोपाल बीना, जबलपुर सिंगरौली, मुरैना। अब इनकी दूरी भी कितनी है, ये डिस्टेंस भी कर लेना, कई बार 190, 140, 300, 255, है ना। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समझ में आ गया ना। बेसिकली क्या है, जब सारी चीजें अपने को उस जगह पे स्थान नहीं होते तो सरकार कहती है आप उसकी आसपास की चीजें ले लो। यही कारण आप देखो, इंदौर आज से 10 साल पहले देते तो इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन आज इंदौर से 10-10 किलोमीटर दूर जाकर लोग क्या रह रहे। जैसे आपने देखो, भवरपुरा पे आपको मकान महंगे मिलेंगे, लेकिन आप खंड बनाकर चले जाओ, राजेंद्र नगर साइड चले जाओ, तो आपको क्या है, सस्ते में फ्लैट मिल जाएंगे। ठीक है, SEZ में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अर्थात व्यापारिक गतिविधियों को, कमर्शियल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए सारी फैसिलिटी को एक जगह देना है। ट्विन सिटी, हाँ ट्विन सिटी भी बोल सकते हो। ट्विन सिटी ना बोलते हुए निहाल इसको क्या करें, ट्विन सिटी बेसिकली अगर अपन बात करेंगे पॉपुलेशन के लिए डेवलप किया जाता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मेन एम होता है इंडस्ट्री को प्रमोट करना, है ना। ट्विन सिटी से बात तात्पर्य है कि क्या हो जाता है कि कई बार क्या होता है, जैसे एक जगह पे जगह पूरी हो गई, आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है, तो पास में ही क्या किया, तो सारी फैसिलिटी, वहां पर सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन शिफ्ट होती है, इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं होती। लेकिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या होता है, पूरी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं। ट्विन सिटी बेसिकली पॉपुलेशन के डायमेंशन में यूज की जाती है ना, और इंडस्ट्रियल बेसिकली अगर अपन बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो ये पूरे के पूरे कौन सा कहां पर है, और यहाँ पर EZ लगा हुआ है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक जेड, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सेज हो जाएगा, ई सेज लगा हुआ अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सेज, है ना। तो ये पढ़ लेना कहां कहां पर है, कि टेबल का काम मैंने आपका छोड़ रखा है, सारी चीजें मैं करूंगा तो फिर मैं भी एग्जाम देने चला जाऊंगा इस बार, है ना। अब इसके अलावा कॉम्प्लेक्स से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कॉम्प्लेक्स भी क्या है, एक तरह का क्या है, सारी फैसिलिटी आपको देना। जैसे गारमेंट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कपड़ा कहां पर बनेगा, कहां पर भेजा जाएगा, कौन इसका स्टॉकिस्ट होगा, कौन इसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो सारी की सारी चीजें यदि अपन बात करेंगे तो पता चल जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है, ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स कहां पर है, कृषि कॉम्प्लेक्स कहां पर है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर, पूछा गया है। तो मैंने बेसिक तो छोड़ूंगा नहीं, एडवांस तो लूंगा ही, लेकिन बेसिक्स को इतना ज्यादा डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन अपने को पढ़ना है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, कंपटीशन बहुत है, और अपने को लगभग सभी का सिलेक्शन लेना है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये आप लोग करिएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है। अब इसके अलावा क्लस्टर, ये भी अगर अपन बात करेंगे तो क्या है, MP का डिपार्टमेंट है MSE CDP, अर्थात माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर। अब क्लस्टर क्या होते हैं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा छोटा होता है, क्लस्टर में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और सेज उससे बड़ा हो जाता है, ऐसे समझ देना। छोटे लेवल पर करना है तो कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, अर्थात थोड़ा सा प्रमाइसिस आपको, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्रमाइसिस चाहिए तो क्या कहते हैं, क्लस्टर। और क्लस्टर का ही अपग्रेड वर्जन है सी। और ये तीनों के तीनों क्या कहते हैं, आपके व्यापारिक गतिविधियों को, अर्थात कमर्शियल एक्टिविटी को क्या कहते हैं, प्रमोट करने का काम करते हैं। तो प्रमोट करने का काम ये तीनों के तीनों करते हैं। तो अपरेल मतलब आपको जो जो चीजों की नीड जरूरत होती है ना, जैसे आपने को पता है पहनने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहनने के लिए मुझे शर्ट भी चाहिए, कमीज भी चाहिए, अंडर गारमेंट्स भी चाहिए, टाई भी चाहिए, वेस्टर्न भी चाहिए। तो अप्रैल से तात्पर्य है जो जो चीजों की आपको नीड हो वो सारी की सारी। रेडीमेड, फूड क्लस्टर, नमकीन और एलाइट, या फिर नमकीन और एलाइट कहां पर है आपका, रतलाम में। और नमकीन और मिठाई क्लस्टर कहां पर है, चलो बताओ आप लोगों से, नमकीन और मिठाई क्लस्टर कहां पर है। नमकीन क्लस्टर एलाइट मतलब नमकीन से संबंधित सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी, कहां पर है, रतलाम में। नमकीन और मिठाई क्लस्टर कहां पर है, 22 क्लस्टर हैं करीबन, अभी आगे और लिस्ट आएगी। नमकीन और मिठाई क्लस्टर कहां पर है, कमेंट्स करके बताइए फटाफट। नमकीन और मिठाई क्लस्टर, निकिता, नमकीन और मिठाई क्लस्टर कहां पर है MP में, इंदौर। और बताएं कोई, निहाल, निकिता, दो ही लोगों को पता नहीं है, लेकिन तुक्का इंदौर। सेव परमल ज्यादा खाते हैं। फूड क्लस्टर, फूड पूरा नहीं पूछना अपने को, सिर्फ मैं
स्वीट्स एंड नमकीन का पूछ रहा हूं, स्वीट्स एंड नमकीन, नो आइडिया। जबलपुर में है, अभी आगे लिस्ट आएगी, है ना, एमएसएमई पढ़ाऊंगा ना तो उसमें लिस्ट आएगी, जबलपुर में है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री, अच्छा है, औद्योगिक पेटी, है ना। औद्योगिक पेटी मैंने आपको बताया बेसिकली इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो डेवलप हो चुकी है उनको क्या किया जाता है, इंटरकनेक्ट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितनी औद्योगिक पेटियां, तो टोटल 6 औद्योगिक पेटियां। कौन सी? इंदौर, देवास, उज्जैन, जबलपुर, कटनी, सतना, भोपाल, ग्वालियर, बुरहानपुर और रतलाम, है ना। ये विकास खंड और ये नहीं करना हो बस, लेकिन हाँ ये 6 नाम आप जरूर कर लेना कितनी औद्योगिक पेटियां हैं। पेटी मतलब बेल्ट, खाते तो नमकीन मीठा साथ में है इंदौर में, हाँ इंदौर में तो करेले भी मीठे खाते हैं, है ना। इसके अलावा वीवीआईएमपी, है ना, औद्योगिक संस्थाएं, एक तो आती ही याद रखना, हर साल ये नियम है, ऑथेंटिकेशन उद्योग है तो उद्योग से संबंधित एक न एक संस्था, चाहे उद्योग निगम पूछ लेगा, वस्त्र उद्योग निगम पूछ लेगा, हैंडलूम जो पहले थी मैंने यहाँ पे सारी कर दी, निर्यात पूछ लेगा, हथकरघा पूछ लेगा, औद्योगिक विकास निगम पूछ लेगा, तो ये लगभग आती हैं कब और इनका मुख्यालय और ये कब स्थापित की गई थी, ये सारी की सारी चीज आपको करते हैं, है ना, ये सारी की सारी चीज आपको करनी है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका एमएसएमई, छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं, देन अपन ट्राइब स्टार्ट करेंगे। अब इंदौर में एमएसएमई के लिए अपन बात करेंगे, तो एमएसएमई से तात्पर्य है आपको पता है मस्ट, है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। अब सबसे पहले देखें कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है बड़ा उद्योग लगाने के लिए आपको पैसा चाहिए, लेकिन छोटे उद्योग लगाने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए या कम अमाउंट में, और फिर धीरे धीरे क्या होता है छोटा उद्योग ही क्या होता है बड़े उद्योग में कन्वर्ट हो जाता है। अब आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे यदि मैं बात करूंगा 2022-23 के अनुसार जनवरी तक लगभग कितने हैं, 2 लाख एमएसएमई क्या है आपके रजिस्टर्ड हैं, जिनमें लगभग 14 लाख लोग क्या कहते हैं नौकरी पाते हैं, या 14 लाख लोग उसमें एंगेज्ड हैं। तो ये लगभग डाटा आपको याद करना है। इसके अलावा इसके लिए सरकार ने कितनी फंडिंग करी है, तो 181 करोड़ अगर अपन बात करेंगे सरकार ने क्या किया है इसके लिए फंडिंग करी है। एमएसएमई नीति ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं 2021 में, ठीक है। ये सारी चीजें उद्योग संवर्धन पढ़ चुके हैं, औद्योगिक समझ, ये भी क्या है लगभग इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसलिए एक बार मैंने यहाँ पे कर दिया, है ना। उद्यम क्रांति योजना, ये पूछा जा सकता है, उद्यम क्रांति योजना 2022, अभी मैं बताऊंगा क्या होती है उद्यम क्रांति योजना। इसके अलावा लगभग कितने एमएसएमई के लिए कितने क्षेत्र चिन्हित किए गए या कितने क्षेत्रों को क्या किया गया रिकॉग्नाइज किया गया, तो टोटल 194, ये भी याद रखना है, डाटा याद रखना, टोटल 194 क्या किए गए हैं आपके इंडस्ट्रियल एरिया को क्या किया गया है रिकॉग्नाइज किया गया है, जहां पर अपन क्या करेंगे एमएसएमई को डेवलप करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसएमई को डेवलप करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने एरिया को यदि अपन बात करेंगे रिकॉग्नाइज करा गया है, तो 1944 ऐसे एरिया हैं मध्य प्रदेश के जिनके लिए क्या किया गया एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए ऑथेंटिकेट किया गया है या रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। अब मैंने बताया था 22 क्लस्टर क्या है स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा वीवीआईएमपी, एमएसएमई विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई, तो एमएसएमई विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में 2016 में की गई। अब देखते हैं एमएसएमई क्या होता है, अर्थात माइक्रो मीडियम सॉरी लघु, मिनी माइक्रो और मीडियम, है ना, मिनी माइक्रो एंड मीडियम। अब सूक्ष्म की बात करेंगे या मिनी की बात करेंगे, तो मिनी के लिए पहले डेफिनेशन अलग थी, लेकिन 2019-20 में क्या किया गया नया एक्ट लेके आ गया जिसमें डेफिनेशन अलग कर दी। पहले क्या था सर्विस सेक्टर के लिए अलग पैरामीटर थे और इंफ्रास्ट्रक्चर या अपन बात करेंगे इंडस्ट्री के लिए क्या थे अलग पैरामीटर थे। अब क्या किया कंबाइनली एक ही पैरामीटर बना दिया, चाहे आप सर्विस सेक्टर की बात करो या चाहे आप गुड्स एंड सर्विस की अर्थात इंडस्ट्री की बात करो, दोनों के लिए क्या किए गए समान पैरामीटर बना दिए गए। अब यदि आपकी माइक्रो इंडस्ट्री है तो माइक्रो इंडस्ट्री में लगभग निवेश कितना होना चाहिए 1 करोड़ का, है ना, टर्नओवर कितना होना चाहिए 5 करोड़ का, तो वो क्या कहलाएगी आपकी मिनी इंडस्ट्री। अब यदि आपकी क्या है मिनी के बाद यदि मैं बात करूंगा सॉरी माइक्रो के बाद यदि आपकी मिनी इंडस्ट्री है तो मिनी इंडस्ट्री में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए 10 करोड़ का, है ना, टर्नओवर कितना होना चाहिए 50 करोड़ का। और यदि आपकी क्या है माइक्रो इंडस्ट्री है अर्थात मैं बात करूंगा मध्यम, है ना, मध्यम के लिए अपन बात करेंगे तो मध्यम में जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो लगभग 50 करोड़ का होना चाहिए और टर्नओवर लगभग 250 करोड़ का होना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर है, तो दोनों अपने को लगना। सूक्ष्म में यदि अपन बात करेंगे 1 करोड़ 5 करोड़, लघु में आप बात करेंगे 10 करोड़ 50 करोड़
और यदि अपन बात करेंगे मध्यम में अपन बात करेंगे 50 करोड़ और 250 करोड़। तो ये अच्छा, अभी एमएसएमई क्या होता है, इतने दिन से कहां थे, मैं एमएसएमई कितनी बार बता चुका हूं कि एमएसएमई क्या होता है। देखो यही देख लो, बेसिकली पैसे के आधार पर आप देख लो एमएसएमई क्या होता है, मिनी, माइक्रो और मीडियम। तो बेसिकली अगर अपन बात करेंगे जिसमें जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उस आधार पर। अब जैसे यदि मैं बात करूं बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको करोड़ों अरबों रुपए क्या करने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन छोटी इंडस्ट्री लगानी है तो आपको कम करना, जैसे सपोज मुझे एक छोटी शॉप खोलनी है तो मेरा 5-10 लाख रुपए में काम हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा शॉपिंग खोलना है तो मेरा को कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख, लेकिन मुझे मॉल खोलना है तो आपको पता है मुझे करोड़ों रुपए लग जाएंगे। तो जो छोटी शॉप है वो यदि मैं बात करूंगा तो वो क्या कहलाती है, आपकी माइक्रो कहलाती है। अब मैं उससे बड़ा यदि क्या करूं, शोरूम खोलूं, तो शोरूम मेरा यदि मैं बात करूंगा क्या कहलाएगा, लघु या स्मॉल कहलाएगा। अब शोरूम की जगह मैं मॉल खोलूं तो मॉल मेरा कैसे कहलाएगा, आपका मैक्रो, मध्यम। कहने का तात्पर्य यदि मैं पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाऊं तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका बड़े या लघु या दीर्घ उद्योग में आ जाएंगे ना, लार्ज इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है इन्वेस्टमेंट के आधार पर यह डिसाइड होता है कि कौन सी इंडस्ट्री का साइज कितना है, वो मिनी है, माइक्रो है या मीडियम है। तो इनकेस यदि क्या है, माइक्रो का पैरामीटर क्या है, सूक्ष्म या माइक्रो का पैरामीटर है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कितना हो, कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 1 करोड़ का। और वार्षिक टर्नओवर अर्थात आपका जो पूरा 1 करोड़ आपने लगाया है तो ऑब्वियसली बात आप उससे ज्यादा ही कमाओगे, कम तो नहीं। तो आपका पूरा 1 साल का जो टर्नओवर हो बेस्ड ऑन, हाँ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अब, है ना। अब इसमें कोई भी आ सकता है, सर्विस सेक्टर भी, इसलिए मैं सर्विस सेक्टर नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं इंडस्ट्री बता रहा हूं, मैं बस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात आपने कितना निवेश करा है, कितना पैसा आपने उसमें डाला है, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि वो सूक्ष्म होगी, लघु होगी या मध्यम होगी, है ना, माइक्रो होगी यदि अपन बात करूंगा, मिनी होगी, या अगर अपन बात करेंगे मीडियम होगी। कैसी होगी डिपेंड करता है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा है। तो यदि आपने क्या करा है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करा है और 5 करोड़ तक का आप कारोबार कर रहे हो, अर्थात आपका जो रोटेशन है, ट्रांजेक्शन है, वो 5 करोड़ का होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, आपकी सूक्ष्म। अब आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा, अर्थात आपने कोई भी उद्यम या इंडस्ट्री खोली तो उसमें आपने पैसा कितना लगाया, 10 करोड़। अब 10 करोड़ का जो टर्नओवर हो रहा है वो लगभग कितना हो रहा है, 50 करोड़, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लघु। अब आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा, इन्वेस्टमेंट करा आपने 50 करोड़, देखो अमाउंट बढ़ गया तो उसका सेब भी साइज बढ़ गया। आपने इन्वेस्टमेंट करा 50 करोड़ और आपका जो टर्नओवर हो रहा है बिजनेस का वो लगभग कितना हो रहा है, 250 करोड़, तो इसे कहलाएगा मध्यम। तो यही है आपका एमएसएमई, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, जिसे इंग्लिश में एमएसएमई कहा जाता है, हिंदी में जैसे मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, देखो मैंने पूरा बता दिया था, कहां थे अभी आप, है ना, स्टार्टिंग में मैंने उसको पूरा एम बताया था। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये 3 ही पढ़ने। तो सूक्ष्म का पैरामीटर भी देख लिया अपन ने, 1 और 5, इसका भी देख लिया 5 और 10, है ना, इसका भी देख लिया 50 और 250, है ना। तो ये तीनों पढ़ने हैं। अब इन्हीं को इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कह देते हैं अपन, एमएसएमई, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बस और कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पहले क्या था, पहले अलग अलग था, सर्विस सेगमेंट का अलग था, मैंने इसलिए पहले रूपरेखा बताई, सर्विस सेगमेंट का अलग था, इंडस्ट्री का अलग था। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने कहा नहीं, आप तो कितना पैसा लगा रहे हो उस आधार पर आपका डिसाइड हो जाएगा कि आप जो रन कर रहे हो इंडस्ट्री, वो माइक्रो है, सूक्ष्म है या मीडियम है, किस प्रकार की आपकी इंडस्ट्री है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा है और आपका एनुअली कितना व्यापार हो रहा है। क्लियर निहाल, ठीक है। और सरकार क्या करे, इन्हीं को प्रमोट करे, क्यों, क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है और जल्दी ग्रोथ हो जाती है और व्यापार भी अच्छा होता है और लोगों को रोजगार भी। क्यों, आप बड़ा लगाओगे तो बड़ा लगाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अरबों रुपए की जरूरत पड़ेगी और आपको पता है एक आम आदमी के लिए इतना नहीं होता। सरकार ही आपको, जैसे सपोज मैंने सूक्ष्म लगाया, अब सूक्ष्म लगाने के लिए मुझे कितना चाहिए, 1 करोड़, और सरकार आपको पता है किसी भी योजना से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इवन 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के तक की सब्सिडी सरकार दे देती है ना। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म उद्योग में आराम से लगा सकता हूँ, यदि मेहनत करी, अच्छा करी, तो सूक्ष्म से कन्वर्ट होकर लघु हो जाता है और लघु से मध्यम। अंबानी भी एकदम से पूरा बड़ा एम्पायर नहीं बना, शुरुआत में भी उसने बहुत छोटे छोटे व्यापार करे थे, है ना। बाद में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा, जैसे मैं अभी कल परसों वेदांता का एक इंटरव्यू देख रहा था, अग्रवाल जी हैं, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो स्क्रैप लेते थे, अर्थात कबाड़े का काम करते थे। आज कबाड़ा के काम करते करते सोचो भारत की ऐसी पहली कंपनी बन गई जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुई, अगर मैं बात करूं नॉमिनेटेड हुई है। तो आप समझ सकते हो, तो सबसे पहले उन्होंने छोटा व्यापार, भाई छोटे से क्या हो गए बड़े। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, हाँ इसी में सबसे ज्यादा फोकस, इसी को फोकस करा उसने, सबसे ज्यादा यहीं पर इंडस्ट्री लगवाने की कोशिश करेगा। तो मैंने बताया था जब हर परिवार आत्मनिर्भर हो जाएगा तो मध्य प्रदेश ऑटोमेटिक। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ही है।
ठीक है, तो ये तीन हो गए आपके सूक्ष्म, लघु और मध्यम। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे तो कुछ ये अधिनियम है, पढ़ना हो तो पढ़ना, आप लोगों के ऊपर चॉइस के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम है ना, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट 2006 किसके लिए? दोनों के उन्नति और विकास के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विकास नीति अर्थात डेवलपमेंट पॉलिसी कब आई आपकी? 2021। ईयर याद कर लेना, बस ज्यादा नहीं तो, है ना। स्टार्टअप इसको तो करना है, इसको मत छोड़ना, है ना। ये IMP है कि MSME को डेवलप करने में स्टार्टअप का बहुत बड़ा रोल है। तो कैबिनेट ने कब अप्रूव करी? 23 फरवरी 2022 को। एक्टिव कब हुई? 25 फरवरी 2022 को। अब बेसिकली क्या है? उद्यमशीलता अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए बेसिकली क्या किया गया है? स्टार्टअप नीति लाई गई है। इसके 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे तो दोनों मैंने ले लिया। पहला, यदि कोई महिला स्टार्टअप करती है तो उसको 18% की सब्सिडी। अब क्वेश्चन यही बन सकता है कि यदि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत महिला यदि कोई स्टार्टअप करती है तो उसे कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 5%, 10%, 18% या 22%? तो बच्चा बड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि अच्छा ऐसा भी पढ़ना था, क्योंकि मैंने बताया महिलाओं से संबंधित प्रावधान अपने को जरूरी करने। तो इसमें यदि अपन बात करेंगे तो कितनी सब्सिडी दी जाती है? 18% की क्या किया जाता है? उसको सब्सिडी दी जाती है। और यदि आप पेटेंट के लिए क्या करते हो, आपका स्टार्टअप अच्छा हो गया और आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो तो सरकार क्या करती है? 5 लाख रुपए तक की सहायता आपको पेटेंट में। तो इसमें हाँ, इसीलिए सुजाता यही होता है मुझसे पढ़ने का, है ना, सारी चीजें। तो मैं PTI थी वो पुरानी थी 2017, ये नई है ना MSME, ये नई वाली है 2021। हिमांशु वो 2017 पहले की है और अभी रिसेंटली करी है ये 2021 की, है ना। तो सब्सिडी वाली यदि अपन बात करेंगे तो पेटेंट हेतु कितनी सब्सिडी है? लगभग 5 लाख। करंट वाली याद रख लेना आप तो, है ना, वो पुरानी थी। देन मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना कब? 2022। किस लिए? स्वरोजगार के लिए ऋण। तो देखो मैंने बताया कुछ भी हो कैसे भी करके सरकार आपको पैसा दे रही है कि भैया चाहे माइक्रो हो, मिनी हो, कोई सा भी हो, कोई ना कोई सेटअप आप डालो, सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहो। देन मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब आई थी आपके? 2018 को। ये थोड़ी सी इंपोर्टेंट लगी। अब इसमें बेसिकली क्या दिया है? किसानों को ना देके किसाने के बच्चों को ऋण दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है अधिकांश ये हो रहा है किसान कभी भी, आपको पता है पुलिस वाले का बच्चा नहीं चाहता कि वो पुलिस वाला बने, किसान का बच्चा कभी नहीं चाहता वो किसान बने, टीचर का बच्चा कभी नहीं चाहता वो टीचर बने, लेकिन हाँ कलेक्टर का बच्चा बेटा चाहता है, सॉरी कलेक्टर पिताजी है तो चाहता है कि मेरा बेटा भी कलेक्टर बने, डॉक्टर। तो ऐसी ही टेंडेंसी या मेंटेलिटी डेवलप करने के लिए जो कृषक उद्यमी योजना, देखो नाम अलग है तो इसलिए कंफ्यूजन होगा, बेसिकली इसका एम है जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके बेटों को क्या कर दिया जाता है? ओके सर, हाँ कुछ तो करो, वेरी गुड, है ना। खाली हाथ मत बैठो, हम हमारे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, आत्मनिर्भर हो जाओ और उल्टा हमसे पैसा लेने की जगह आप टैक्स पे करो, उल्टा हमें दो, है ना। तो इसके लिए क्या दिया है? किसानों के बच्चों के लिए क्या दिया है? पैसा दिया जाएगा। अब ये उद्यम क्रांति योजना मैंने बताया था, इसमें बेसिकली क्या हो जाएंगे? जो एजुकेटेड रहेंगे, अब नौकरी तो मिल नहीं रही अपन जैसे लोगों को, लेकिन हाँ एजुकेटेड है, तो सरकार क्या करेगी? बिना गारंटी के अपने को लोन दे देगी। लो भैया बिना गारंटी के लोन लो और कोई सा भी स्टार्टअप आप शुरू कर दो। तो इसे कहा गया मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। कब? 2022। ठीक है, ये मिष्ठान क्लस्टर, ये कुछ क्लस्टर इंजीनियरिंग गुड मैंने बताया था, आगे आ जाएंगे। 22 क्लस्टर इन्होंने डिसाइड करे हैं, तो 22 में से जो मेन थे वो सारे, लेकिन बिजनेसमैन का बच्चा हमेशा बिजनेस, उसको पता है ना कि सारी चीज नौकर होगा तो कुछ नहीं, आज पैसा होगा तो खुद कलेक्टर मलेक्टर सब आगे पीछे घूमेंगे, है ना। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनता है, वो कभी नौकरी के पीछे नहीं भगता। जो अपन जैसे लोअर क्लास हो, मैं मिडिल क्लास भी नहीं बोलता, मेरे नसीब हिसाब से जो नौकरी की तैयारी करता है वो लोअर क्लास में ही आता है ना, क्योंकि याद रखना मिडिल क्लास कहीं ना कहीं अपनी जीविका के लिए बिजनेस या कोई ना, और हाई क्लास को तो आपको पता है नौकरी वोकरी लगती नहीं है, तो अपन बेसिकली जो रहते हैं अपन BPL ही है अपन। क्यों? क्योंकि अपन सजा, मेरी नजर में जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो BPL है, परसी हुई थाली जो मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस पापा की गद्दी पर बैठना है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? आपके क्लस्टर है ना। अभी हो गया अधोसंरचना, अपन कल करेंगे और कल में भी पॉसिबल है ये अधोसंरचना, और कल आपका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। कल की क्लास कोई भी मिस मत करना, हालांकि यहाँ मिस तो कोई सी क्लास मत करना, सारी क्लास आपकी रेगुलर है और सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जल्दी। और कल जहां तक आपका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और वन नेशन वन प्रोडक्ट, तो MP का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, मेरी कोशिश है कि कल मैं कंप्लीट कर लूं। देखो कितनी जल्दी और सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें। हाँ विशाल बोलो क्या डाउट है? पहले डाउट क्लियर करें। भोपाल क्यों है? सुजाता और विशाल क्या डाउट से पूछे?
हाँ सुजाता और विशाल दोनों पूछो क्या डाउट है। डीपीएससी में क्वेश्चन कोरकू जनजाति में खेनरा देव आपने क्लास में पूर्व दिशा में से उसको पूर्व दिशा कर देना है, पश्चिम गया तो पूर्व दिशा करना उसको। डीपीएस में दो क्वेश्चन इंसुलिन क्वेश्चन में एथेन और पी दोनों अपडेट हैं, एक्सरे कोलाई है, आंसर सही है, दोनों अलग होंगे इंसुलिन। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन मुझे दोनों क्वेश्चन आप एक काम करना, जो आयुष सर है ना, आयुष सर के नंबर पर भेज देना, मैं क्रॉस चेक करके बोल दे दूंगा, है ना, दोनों क्रॉस चेक करके दे दूंगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, डीपीएस का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप आयुष सर को मैसेज कर दिया करो, वो मेरे से कनेक्ट करके फिर मैं उसको सोल्यूशन। हाँ गलत नहीं पढ़ना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है ना, या जिस भी फैक्ट में डाउट आ रहा है, तो आप आयुष सर को सेंड कर दिया करो, वो मुझे सेंड कर देंगे, देन अपन उसको कर लेंगे। हाँ वो सुजाता वो आज मैं कर दूंगा ना, डीपीएस के जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो जिन जिन लोगों को जो चाहे डीपीएस में डेली प्रैक्टिस सीट्स में यदि मैं बात करूं कोई डाउट हो, या के फैक्चुअल में कोई डाउट हो, तो आप क्या करो, आयुष सर को कर दिया करो, आयुष सर मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, है ना, गलत नहीं पढ़ना है। दर्पण आपका देखा था, तो एक काम करो, हिंदी के लिए आप जो श्रीवास्तव मैम है ना, उनके नोट्स ले लो। कुछ मेरे नोट्स मैं देखा, मैंने कल आपका मैसेज देखा था, मैंने खुद अपने सर्च करने की कोशिश करी, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ मैं, है ना, मेरे खुद के नोट्स है, तो कोशिश करूंगा मैं आप तक पीडीएफ उसकी पहुंचा दूं। कोई जनजाति है, कोई जनजाति की पीडीएफ ऐप पर। अच्छा ये आए नहीं है क्या अजय? चलो मैं क्रॉस चेक कराता हूँ ये वाली, अगर पीडीएफ मिस होगी, मैंने तो वैसे सेंड कर दी थी, अगर मिस होगी तो ये करवा दूंगा, है ना। बाकी आप जो भी डाउट आता है वो आयुष सर को कर दिया करो, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, गलत नहीं पढ़ना है आपने को, है ना। कई बार मुझसे हो सकता है ह्यूमन बींग्स हो सकता है टाइपिस्ट है, वो टाइप करता है, फिर मैं जल्दी टाइम उतना नहीं रहता है, तो सरसरी नजर से देख लेता हूँ। बाकी आप लोग बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है ना, जहां पर भी अपन बिल्कुल क्रॉस चेक करके सही पढ़ेंगे। मोटिवेशनल थिंकर का क्वेश्चन भी आता है पेपर 2 में। दर्पण मेंस का पूछ रहे हो क्या? अच्छा वो फॉरेस्ट का। दर्पण मुझे थोड़ा सा संडे तक का टाइम दो, संडे तक को मैं आपकी पूरी क्वेरी, मंडे को आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सा भी टाइट शेड्यूल चल रहा है मेरा सभी जगह। संडे तक का टाइम दो, मंडे को मैं आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व करता हूँ, पर्सनल आपको टाइम दूंगा मैं दर्पण, मैं कॉल करूंगा आपको, है ना, आपसे बात करूंगा डेफिनेटली दर्पण, चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। हाँ आयुष सर को भेज दो तीनों क्वेश्चन आप, है ना दर्पण, मैं आपसे बात करूंगा बिल्कुल, मैं कॉल लगाऊंगा आपको, है ना, मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मुझे अभी संडे तक का टाइम दो, उसको मैं पूरा रेक्टिफाई करके कर दूंगा। सर हम हाँ भारतीय अर्थव्यवस्था हिमांशी पूरी 6 यूनिट कंप्लीट करेंगे अपन, एमपी नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस की 10 यूनिट कंप्लीट करनी है अपने को, है ना। तो कल आपका जहां तक है एमपी का पूरा इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और अगर कल समय बचा नहीं तो अदरवाइज मंडे से आपका इंडियन इकोनॉमिक स्टार्ट हो जाएगा। अब वो आप आयुष सर से बात करना, अगर ओपन नहीं हो रहा है ना तो आयुष सर से बात करेंगे। चलिए आज का सारी चीजें बढ़िया लगी, अच्छे से सारी चीजें फटाफट फायर कर दो, देन अभी 10 मिनट बाद मिलते हैं अपन एमपी वाली क्लास में, सभी लोग फायर करो फटाफट। हाँ बिल्कुल एग्जाम के पहले, मतलब एक दिन पहले तक अपन कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम की रात को सिलेबस कंप्लीट करेंगे विशाल, चिंता मत करो, है ना। आप ही बताना जब कंप्लीट हो जाना तब आप मुझे मैसेज करना। चलो सभी फटाफट फायर करो, कि 10 मिनट बाद मिलते हैं अपन। आज पूरी ट्राइब खत्म करेंगे, है ना, आज ट्राइब वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे, और कल अपना जहां तक है मे बी इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी एमपी इकोनॉमी, फिर इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे। आप आयुष सर से कांटेक्ट कर लेना यदि आपका नहीं हो रहा था ना। हाँ भारतीय अर्थव्यवस्था सारे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद, है ना, सभी लोग ऑनलाइन आइएगा।